न्याय है, न्याय होता ही नहीं है और जेपीएससी सबसे भ्रष्ट है अगर कोई कह देगा तो उसको साबित करने के लिए बताना पड़ेगा कि हाँ भाई 25 साल में जो 20 बार एग्जाम या 23 बार एग्जाम हुआ सब में कुछ ना कुछ झोल किया इन लोगों ने। तो इसीलिए भारत का सबसे भ्रष्ट कोई अगर स्टेट पीसीएस है तो जेपीएससी है। हर क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखेगा तो नंबर कटेगा। तो किस क्वेश्चन में डेफिनेशन बेस्ड लिखना है उसको ठीक तरीके से जानना। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसके अंदर जब पेपर इवैल्यूएट वो कर रहा होगा तो आपको नंबर कैसे देगा वो। जैसे ऑब्वियसली अंत में तो उसको लिखना होगा ना कि 40 में आपको मान लीजिए 16 मिला या कभी 40 में आपको 28 मिल सकता है। तो ये निर्धारण कैसे किया जाएगा कि आपको 40 में या 32 में कितना नंबर दिया जाना चाहिए। तो ये निर्धारण ऐसे होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जेपीएससी में आंसर राइटिंग। और ये जो लेक्चर बनाया गया है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी आएंगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा, कोई उसमें परेशानी नहीं है क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है अंदर में। तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आंसर बेसिकली इसमें सेम है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखना है और फिर कंक्लूजन लिखना है। लेकिन मामला यही है कि कौन उसको अच्छे से लिख सकता है। इंट्रोडक्शन कई तरीके से लिखा जा सकता है, बॉडी भी कई तरीके से लिखा जा सकता है और कंक्लूजन भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। घूम फिर करके बात इतना ही है कि जैसे मान लीजिए हम लोग गाना सीखते हैं या शुरू करते हैं तो अगर हम और आप गाना गाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हम लोग अनट्रेंड सिंगर हैं, ठीक है। और कोई एक सीखा हुआ व्यक्ति जो गाना गाएगा तो उसमें वो भी गा लेगा, हम भी गा लेंगे, लेकिन हमारे गाने में और उसके गाने में बहुत अंतर होता है क्योंकि उसको सुर का समझ होता है कि सारे गामा पागा मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमारे साथ वही दिक्कत है कि आंसर हम लोग को लिखना आता है, आंसर क्योंकि बचपन से लिखते चले आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाना चाहिए, बॉडी में क्या लिखा जाना चाहिए और कंक्लूड कैसे करते हैं, उसका निकालते हैं, लिखते हैं कैसे, उसका जानकारी हमें नहीं होता है क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए। तो पहले आपको बेसिक जानकारी एक लेना पड़ेगा कि हम लोग आंसर 1 बाय 1 कैसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के टाइप्स मैं बताता हूँ, बॉडी कैसे लिखा जाता है और कंक्लूजन। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। आज वाले भाग में हम लोग इंट्रोडक्शन कितने तरीके से लिखा जा सकता है सिर्फ वही देख पाएंगे। लेकिन चलिए उसके पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जेपीएससी के आंसर राइटिंग के बारे में। पहला कि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन पेपर में ये 4 पेपर है, ठीक है, जिसमें पेपर 3 से शुरुआत होता है क्योंकि पेपर 2 लैंग्वेज का पेपर है जिसमें खोटा, नागपुरी, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, 150 नंबर का होगा। और पेपर 1 जो है वो भी लैंग्वेज का पेपर है लेकिन उसमें इंग्लिश हिंदी है, वो क्वालिफाइंग है, मेंस के मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है वो 4 पेपर है। जैसे पेपर 3 सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, मतलब इतिहास और भूगोल, टोटल 200 नंबर का यह प्रश्न होता है। पेपर 4 जो है वो है इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी 200 नंबर का है, ठीक। तो पेपर 2 भी 200, सॉरी पेपर 4 200 नंबर, पेपर 3 200 नंबर, पेपर 5 जो है वो है इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी 200 नंबर का है। और पेपर 6 जो है साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये भी 200 नंबर का है। और लास्ट में 100 नंबर का इंटरव्यू। तो टोटल मिलाकर के 150 नंबर होता है। तो हमें जो आंसर लिखना है इन 4 जीएस पेपर्स में आंसर लिखना है। ये 4 जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, इन चारों पेपर में 3 पेपर ऐसा है जिसमें जो आपको लिखना है ना, क्योंकि दोनों में 2 पार्ट में क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो ये चारों पेपर में 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल, वो होता है एमसीक्यू। जैसा प्रीलिम्स में एमसीक्यू आता है, यहाँ में 20 क्वेश्चन जो होता है दैट इज़ एमसीक्यू। उसमें आपको ऑप्शन देख देख के सही करना होगा। तो वो 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा और कुल मिला के हो गया नंबर 40। लेकिन जो इसका पार्ट बी है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो होते हैं 40 नंबर के। पेपर 3 में सारे क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, जो वो सेकंड पार्ट वाला होगा। पेपर 4 में सारे क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। पेपर 5 में भी सारे क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, लेकिन पेपर 6 में वो 32 नंबर का होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 5।
तो इसमें 32-32 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको लिखना है और यहाँ 40-40 नंबर का 4-4 क्वेश्चन आपको लिखना है। तो 40 नंबर का 4 क्वेश्चन मतलब 160 प्लस 40 नंबर 200 नंबर। तो इस तरह से पेपर का डिवीज़न किया गया है। जैसे यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप कैसे उसको समझना है। प्रश्न के प्रकार, तो यहाँ 2 टाइप का आपको आंसर लिखना होगा, एक जो 40 नंबर का होगा और एक जो 32 नंबर का होगा। तो 40 नंबर वाला मैंने बताया कौन कौन से सेगमेंट में आएगा, कौन कौन से सामान्य अध्ययन के पेपर में आएगा, और 32 नंबर वाला सिर्फ साइंस के पेपर में है। तो उसका डायरेक्शन देखिए क्वेश्चन के ऊपर कैसे लिखा होता है, ये सारे उसके डायरेक्शन है। तो अब जो दूसरा चीज़ हमें देखना था कि इसके अंदर जो सेकंड सेगमेंट है उसके अंदर परीक्षार्थी को 4 में से 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है और दोनों का जो आपको मार्क्स मिलेगा वो है 40 नंबर। साइंस के पेपर में थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ 32-32 नंबर का 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या किया है कि प्रश्न संख्या 2 से लेके 6 विवरणात्मक है, मतलब उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव है, और उसको आपको 500 से 600 वर्ड्स के अंदर लिखना है। साथ ही साथ जो 2 से 6 हैं उन सभी प्रश्नों के मान बराबर है, मतलब प्रत्येक प्रश्न 32 नंबर का है। तो 32 इंटू 5, तो ये हो गया लगभग आपका 160 नंबर, और 40 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू जो आपको सॉल्व करना है। तो टोटल ये 200 नंबर। तो ये आपके प्रश्न पत्र के ऊपर वो चौथा वाला नहीं लगाया हुआ है, 2 इधर है, 1 इधर है, 3 पेपर और एक चौथा पेपर का नहीं लगाया हुआ है क्योंकि डायरेक्शन लगभग सब में सेम ही है। तो ये था स्ट्रक्चर जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो हमें तैयार रहना है कि क्वेश्चन हम लोग को 32 नंबर का भी लिखना है और 40 नंबर का भी लिखना है। अब देखिए, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कि आपको 2 वेराइटी का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मतलब 40 नंबर वाला क्वेश्चन और 32 नंबर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ लिख भी दिया है अच्छे से कि जब 32 नंबर का आप क्वेश्चन लिखेंगे तो 500 से 600 शब्द में लिखना है, लेकिन इसको आप थोड़ा कम भी लिख सकते हैं। जैसे ये आंसर जो है आप 450 से लेकर के 600 वर्ड में भी लिख सकते हैं, मतलब 50 नंबर कम भी हो गया, क्योंकि साइंस टेक के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि बहुत लेंदी नहीं लिखा जा सकता साइंस टेक का क्वेश्चन, उसके अंदर कई सेगमेंट्स होता है। तो अगर वो 450 वर्ड हो गया, 400 वर्ड भी कभी कभी हो गया, तब भी वो क्वेश्चन का आंसर चलेगा, लेकिन हाँ आंसर ठीक तरीके से लिखा होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। तो 32 नंबर का क्वेश्चन 450 to 600 वर्ड्स, और जब वो 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 600 से लेकर के 800 वर्ड। तो ये था हमारा वर्ड लिमिट। अब आगे समझते हैं कि और क्या चीज़ है जो आंसर लिखने से पहले हम लोग को जानना चाहिए। तो अब देखिए प्रश्न के प्रकार। तो प्रश्न देखिए ऐसा आएगा कि 40 नंबर का, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको लिखना होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होता है, और जो साइंस टेक का क्वेश्चन जिसमें 32-32 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो 32 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 5, उसमें से आपको 5 लिखना है, ऑप्शन दिया रहता है। और ये जो क्वेश्चन है 40, इसमें से भी आपको कोई 2 लिखना होता है 80, और दूसरे वाले सेगमेंट में जैसे ये मान लीजिए हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी वाले में सेम चीज़, उसमें भी आपको 40 नंबर का 2 क्वेश्चन लिखना होगा। तो 80 और 80 160, और बाद बाकी उसका एमसीक्यू है जो आपको बनाना है। तो इस तरह से हमें 2 तरह के सवालों को देखना है। तो एक माइंड मेकअप करके रखना है पहले कि कुछ चीज़ों के लिए आंसर जो है हम लोग को लिखना होगा 500 से 600 वर्ड में या 450 वर्ड में, और कुछ आंसर ऐसा है जो उससे भी लंबा 1 पेज एक्स्ट्रा लगेगा, वो लिखना होगा हमको 600 से 800 वर्ड में। तो ये हम लोग को माइंडसेट बना करके चलना है। अब 600 वर्ड का क्वेश्चन हो या 800 वर्ड का क्वेश्चन हो, तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितना लग जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे आपको 5 से 6 पेज लिखने में। यूपीएससी का जो आंसर होता है उसमें एक जो क्वेश्चन होता है एस्से का, जो आपको पहले दिन एग्जाम होता है, दूसरे दिन एग्जाम होगा, तो उसमें जो एस्से का क्वेश्चन है 2 एस्से लिखना होता है 2 पार्ट में से। तो एक एस्से हम लोग लिखते हैं लगभग वही 1500 वर्ड में, क्योंकि उसके लिए जो नंबर मिलता है वो है 125। तो जब क्वेश्चन 125 नंबर का हो जाता है तो शब्द का सीमा 1500 से 2000 वर्ड्स तक भी जा सकता है। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस होगा वो करीब 11-12 पेज में आंसर होता है। और आपको भी माइंड मेकअप एस्से जैसा आंसर के लिए करना है, शॉर्ट आंसर के लिए बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन वैसा ही पूछा जाएगा जिसमें लेंदी आंसर लिखने का आपको मौका मिले। तो पहला चीज़ ये कि क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ईजी होगा, बहुत आसान सवाल होगा, एकदम डायरेक्ट सवाल होगा जिसको कोई भी लिख सकता है, ठीक। लेकिन लिखना क्या है कि इसको थोड़ा सा हमें एक्सपैंड करके लिखना है, एक्सपेंशन देना है। और वो एक्सपेंशन कैसे देना है? रैंडम से नहीं दे देना है कि सीधे हम गए एग्जाम में
और लिखना चालू कर दिए। नहीं, बहुत लोग वैसे करेंगे लेकिन उनका मार्क्स कभी नहीं आएगा। हर चीज़ के लिए एक सोचा समझा प्लानिंग से हम लोग काम करेंगे। जो शुरू में मैंने बोला आपको कि गाना गाने का दो तरीका है, हम और आप गाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि कोई जजमेंट उसका नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग अनट्रेंड सिंगर है, सुर का समझ नहीं है। और जो दूसरा कोई गाना गाएगा जो क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है या फिर सारे गामा पा का उसको आइडिया है, वो जब गाना गाएगा तो उसके जजमेंट किया जा सकता है कि सुर से हिल रहे हैं, कहाँ पे गलत सुर लग रहा है। तो यहाँ हम लोग को थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना है उस चीज़ का, ठीक है, और वो ट्रेनिंग मैं आपको करा दूंगा। अब चलिए बढ़ते हैं कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, एक अच्छे उत्तर की संरचना क्या होती है, खासकर जेपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए कोई डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, बाकी किसी भी स्टेट पीसीएस में इस तरह का सवाल नहीं आता है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी को ही ध्यान में रख के अपना आज का काम करेंगे, आज का लेक्चर है। तो एक अच्छे उत्तर की संरचना क्या होती है, तो एक अच्छे उत्तर में तीन खासियत होता है, तीन चीज़ें होती है। इंट्रो यानी इसका परिचय, और दूसरा होता है बॉडी यानी इसका मुख्य भाग, जो मुख्य भाग है वो, और जो तीसरा चीज़ होता है वो होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ये तीन चीज़ होना एकदम आवश्यक है। लेकिन ये तीन चीज़ तो सब बताते हैं कि सब होता है, लेकिन हमें सीखना इसमें है कि इंट्रोडक्शन, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखना है, खास इंट्रोडक्शन उस क्वेश्चन के लिए बना है, और वही हमें ट्रेनिंग लेना है अभी। एक क्वेश्चन में किस तरह का बॉडी हमको लिखना है और एक क्वेश्चन में किस तरह का कंक्लूजन हमको लिखना है, यही बस सीखना है हमें, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने एक एस्से उठा करके यहाँ पे लगाया है। ये एस्से एक यूपीएससी के टॉपर का एस्से है, हिंदी माध्यम से वो टॉपर है, तो उन्होंने जो एस्से लिखा है उनका मैंने यहाँ पेपर लगाया, क्योंकि आपको भी बेसिकली एस्से जैसा क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। ये जो पहला पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला पार्ट, वो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। जो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन है वो। इसके आगे यहाँ से शुरू होता है इसका बॉडी, और भी कई पेजेस इसमें लगा हुआ है। जो इसका मुख्य भाग है यहाँ से शुरू होता है, ठीक। और जो तीसरा कंक्लूजन होगा वो 10-12 पेज लिखा हुआ है, वो है उसका निष्कर्ष। और तीनों बहुत सिस्टम से लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ एक कोट से शुरू किया है, उसके अंदर एक कोटेशन लिखा है, किसी महान आदमी का कहा गया कोई कथन लिखा हुआ है। वो ऐसे लिखा है कि टॉपिक ये दिया हुआ था कि खेल चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं, वे इसे प्रकट करते हैं। ये टॉपिक है, आसानी से समझ गए आप लोग। तो उन्होंने शुरू किया है कोट से, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब देखिए आपके साथ क्या होगा, एक उसको ऐसे समझते हैं कि एग्ज़ाम का कॉपी चेक भले कोई भी क्वालिफाइड व्यक्ति करे, लेकिन होता वो इंसान है। और आपको करना यह है कि इंट्रो का मतलब क्या हो। इंट्रो एक ऐसा चीज़ है, परिचय जो पहला ही लाइन है, वो एक ऐसा चीज़ होना चाहिए ना जिसको हुक कहते हैं, मतलब जिससे आप पकड़ते हैं किसी को। जब वो पढ़ने के बाद आदमी को क्यूरियोसिटी जनरेट होना चाहिए कि आगे क्या लिखा होगा उसके अंदर। तो यहाँ चाह के कुछ अच्छा बात भी लिखा जाता है। उन्होंने क्या किया, एक जो आम आदमी के लैंग्वेज में जिसको समझ में आता है वो वाला कोट उठा करके यहाँ पे डाला है, जिससे क्या है कि यहीं पे लिखते ही थोड़ा सा एक उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होता है पढ़ने का कि आगे क्या लिखा होगा ये स्टूडेंट। तो ये कोट भी हम लोग किसी किसी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, लेकिन उसको मैं खास तरीके से बताऊंगा किस क्वेश्चन में कोट लिखना है आपको, किस क्वेश्चन में बैकग्राउंड लिखना है और किस क्वेश्चन में क्या है। तो पहले हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि एक अच्छा आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बेसिकली प्रारूप कैसा बना हुआ है। अब देखिए एक और चीज़ इंट्रोडक्शन में जाने से पहले, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि कितने तरीके का परिचय, कितने तरीके का इंट्रोडक्शन हम लोग किस किस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है वो है जेपीएससी का मार्किंग स्कीम, कि जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसके अंदर जब पेपर इवैल्यूएट वो कर रहा होगा तो आपको नंबर कैसे देगा वो। जैसे ऑब्वियसली अंत में तो उसको लिखना होगा ना कि 40 में आपको मान लीजिए 16 मिला है, या कभी 40 में आपको 28 मिल सकता है। तो ये निर्धारण कैसे किया जाएगा कि आपको 40 में या 32 में कितना नंबर दिया जाना चाहिए। तो ये निर्धारण ऐसे होता है। सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले जो इसका परिचय है, अगर वो आपने ठीक ठीक लिखा प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न जैसा भी है, अगर इंट्रोडक्शन उसके हिसाब से एकदम सही सही लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, क्वालिटी का लिखा है,
तो आपको उसमें 5 से 6 नंबर के बीच में कोई नंबर मिलेगा। मतलब आउट ऑफ 40 मार्क्स 40 या 32 नंबर जो भी है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन अच्छा लिखने के लिए 5 से 6 नंबर दिया जाता है। तो जब आपका कॉपी चेक हो रहा होगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ पे आपको 5 से 6 नंबर दिया जाएगा, 5 to 6। ये मतलब एक तरह से हाईएस्ट हो गया कि आपको इससे ज़्यादा नंबर तो नहीं ही मिल सकता है। इसका आधा मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 5 से 6 नंबर मतलब वो इंट्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम मार्क्स है। अगर यहीं पे 5-6 बैठा देगा तो आगे जाके क्या करेगा? तो आपको किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा नंबर नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका एक सीमा बना के रखते हैं वो लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई नहीं जानता है ना कि भविष्य में एक ऐसा स्टूडेंट भी आ सकता है जो इतना परफेक्ट आंसर लिख दे कि उसको नंबर देना ही पड़ेगा। इसीलिए वो 50% नंबर का कुशन हमेशा बचा के रखते हैं कि भविष्य में कभी भी एक से एक बढ़ के स्टूडेंट आ सकते हैं जो आंसर लिखेंगे। तो अगर टॉप नंबर इसी को दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए, तो उसको क्या दिया जाएगा फिर? 101 तो नहीं दे सकता है। तो इसीलिए वो इसको बचा करके रखते हैं कि 50, 51%, 52% आपको नंबर देना है। तो हर सेगमेंट में क्या करेगा, जो उसके लिए निर्धारित कोटा है, निर्धारित जो अंक है, उसका 50% to 60% नंबर, किसी किसी केस में 70% भी आपको दे सकता है। तो यानी इंट्रोडक्शन के लिए आपको मार्क्स का रेंज है 5 से 6 नंबर। एग्जामिनर इसमें क्या देखना चाहता है, मतलब व्हाट एग्जामिनर लुक्स फॉर। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने स्पष्ट, प्रासंगिक, मतलब कंटेक्स्ट में रह करके संदर्भ युक्त शुरुआत होनी चाहिए, वो किया है कि नहीं किया है। तो एग्जामिनर बेसिकली इस इंट्रो के अंदर यही देखता है कि इंट्रो इस जो टॉपिक दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसके कंटेक्स्ट में सही सही लिखा हुआ है कि नहीं। ये नहीं कि क्वेश्चन का टॉपिक कुछ और है और आप आंसर कुछ और। कंटेक्स्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कंटेक्स्ट से मैं ये एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक सवाल दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सवाल आया हुआ भी है, सिंधु घाटी सभ्यता जो इसका नगर नियोजन है उसको डिस्क्राइब कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन, उसको आप थोड़ा सा परिभाषित कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। ये सवाल है, ठीक। अब देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो गया इसका टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, वो है नगर नियोजन। मतलब जो भी आपको लिखना है वो इसके कंटेक्स्ट में ही लिखना है, ये नगर नियोजन के आपको संदर्भ में लिखना है, क्योंकि कुछ और लिखेंगे तो नंबर। अब देखिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बहुत जानता है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बहुत उसको ज्ञान है, तो उसने क्या किया, यहाँ बैकग्राउंड लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, परिचय पहला तो आपको वही लिखना होगा। परिचय में उसने क्या किया, इसका पूरा बढ़ा चढ़ा के यहाँ बैकग्राउंड लिखा, लेकिन संदर्भ में नहीं लिख रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, लगभग इसका जो मैच्योर पीरियड है 2300 BC के आसपास है, वो सब कुछ लिखा गया इसमें, लेकिन संदर्भ मिसिंग है। तो आपको उस इंट्रोडक्शन में चाहे वो कितना भी अच्छा हो, नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से तो एग्जामिनर इसके अंदर क्या देखना चाहता है, एग्जामिनर सिंपल इसके अंदर देखना चाहता है कि इंट्रोडक्शन जो भी आपने लिखा स्पष्ट, प्रासंगिक और संदर्भ युक्त होना चाहिए। विषय की परिभाषा या पृष्ठभूमि का उल्लेख अपेक्षित है, मतलब जो भी कंटेक्स्ट है, जो भी विषय आया है, उसका थोड़ा सा उल्लेख उसमें जरूर होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, मान लीजिए कोई एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति या औरंगजेब का मान लीजिए मार्केट रिफॉर्म्स, इन सब से भी क्वेश्चन है। तो जो जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है उसका उल्लेख बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों का आंसर मैंने चेक किया हुआ है, लिखते बहुत हैं अच्छा खासा, वो बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो कंटेक्स्ट उनके इंट्रोडक्शन में नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन का नंबर कितना मिलने वाला है, 5 से 6 नंबर। तो उसमें से कटेगा कितना नंबर, 90% मार्क्स, अगर आपने उस संदर्भ में नहीं लिखा है तो, या उसका उल्लेख नहीं किया है तो ये सबसे पहला चीज़ था कि इंट्रोडक्शन, इसके लिए अंक जो निर्धारित है वो 5 से 6 नंबर निर्धारित है। अब आते हैं चलिए दूसरे वाले पे। अब जो सेकंड चीज जो इसके अंदर है, जिसके लिए आपको मार्किंग स्कीम में देख के चेक किया जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं साइड में, वो उसी कॉपी का अगला पेज है। मतलब आगे पेज लगा हुआ है, साथ में मैं इधर कुछ कुछ डिस्कस करके आपको बता रहा हूं कि आपका जो मार्किंग स्कीम है जेपीएससी का, किस तरह से मार्क्स आपको दिया जाएगा। दूसरा चीज है कंपोनेंट। ये कंपोनेंट मतलब कि किस चीज के लिए आपको नंबर दिया जाएगा। दूसरा नंबर बैठाया जाएगा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
मतलब सही तरीके से आपने क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करके लिखा है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। जैसे इंट्रोडक्शन के बाद आपने लिखा, और स्ट्रक्चर का बेसिक सा ये मतलब है कि देखिए विचारों का तार्किक क्रम होना चाहिए। मतलब जो एग्जामिनर है वो देखना चाहेगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन एक है, जैसे वही क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन से क्वेश्चन है। अब जो नगर नियोजन जो आप लिखने जा रहे हैं आगे, तो नगर नियोजन में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि उनका जो टाउन प्लानिंग किया गया था वो ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था, उनके जो घर बने हुए थे वो इस तरह से बने हुए थे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने लॉजिकली तार्किक तरीके से नहीं लिखा है क्रम में, पहले आपने घर के बारे में लिखा है और बाद में जाकर पूरे शहर के बारे में बता रहे हो, तो ये तार्किक क्रम नहीं हुआ। आंसर ठीक है कि आंसर में आप घर के बारे में लिख रहे हैं, फिर जाकर के उसमें तो एक क्रम में आपको प्रॉपर लिखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में 0 से 100 की तरफ बढ़िए या 100 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक तार्किक क्रम होना चाहिए, जो लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर से उसमें नंबर। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जैसे इसने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, ये वाला पैराग्राफ वो इस वाले पैराग्राफ का प्रीटेक्स्ट है, मतलब उससे कनेक्टेड है। मतलब यहां ऐसा नहीं कि कुछ और लिखा हुआ और यहां पूरा ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ और लिखा हुआ है, वैसा नहीं। तो उसी को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आपको फिर 4 से 5 नंबर दिया जाएगा कि अगर स्ट्रक्चर ठीक ठीक लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, क्रम में लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में है, कोहेरेंस में है। कोहेरेंस का मतलब एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक पैराग्राफ, तब आपको फिर से 4 से 5 नंबर दिया जाएगा। तो ये तो कहीं पर भी बैठाएगा नहीं ऐसा, लेकिन लास्ट में जब आपका आंसर चेक होगा तो वहां पर इंट्रो के लिए 5 से 6 नंबर की जगह पे ऐसे लिखा होगा, इंट्रो में आपको 3 मिला, स्ट्रक्चर के लिए आपको वहां पे 2 नंबर मिला या 3 नंबर मिला, ऐसे करके आपका नंबर जुड़ता चला जाएगा और फाइनली ये पता चलेगा कि 40 में कितना नंबर आ रहा है या 32 में कितना नंबर आ रहा है। तो ये एक दूसरा सिस्टम है। तो इसमें एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि विचारों का तार्किक क्रम या उप शीर्षकों का, मतलब जो सब हेडिंग होता है, उसका प्रयोग और सुव्यवस्थित अनुच्छेद की संरचना। मतलब आपने अगर, वही चीज मैं कह रहा हूं कि जो भी आप अनुच्छेद लिखेंगे, जो भी पैराग्राफ लिखेंगे, वो व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, रैंडम कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जेपीएससी का मैंने बहुत कॉपी चेक किया है, यहाँ पर साइंस का भी देखा है कॉपी, हिस्ट्री का भी कॉपी देखा है, पॉलिटी का भी कॉपी देखा है। उन सब कॉपी में यही एक सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि लिखते लिखते क्या होगा कि 30 से 35 मिनट आपको लगेगा लिखने में, ये 600 से 800 वर्ड। अब उस 30 से 35 मिनट में मान लीजिए पहले लिखना आपने स्टार्ट किया, बाद में आकर के कोई अच्छा पॉइंट याद आया है, तो अब उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप। जैसे ही उसको लिखने जाएंगे तो पूरा वो क्रम जो है गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो उन सब से बचना मैं सिखाऊंगा, क्योंकि तो बहुत लंबा क्लासेस हमारा चलेगा, इसमें कम से कम 2 महीना क्लास चलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से शुरू ही कर रहे हैं अभी, और वो सब चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जो दूसरा जो सेगमेंट था जिसको देख करके, जो दूसरा पैरामीटर है जिसको देख के नंबर मिलेगा, वो दूसरा पैरामीटर है प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर होना और उसका एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारे अनुच्छेद को लिखा जाना। ये है दूसरा सेगमेंट। तो वहाँ पे मिला आपको 5 से 6 नंबर, यहाँ भी है 4 से 5 नंबर। अब देखते हैं तीसरा पैरामीटर क्या है जिसको देख के जेपीएससी नंबर देगी। जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है मुख्य सामग्री की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ द मेन बॉडी। बॉडी जो क्वेश्चन का आप लिखते हैं, जो आगे चल के देखिए बॉडी लिखा हुआ है, ये अगर इस वाले पेज को देखते हैं तो थोड़ा पीछे से देखिए, पेज में क्या है देखिए, मैं समझाता हूं। यहाँ पे ये उसका पहला पेज था, जो आंसर लिखा है वो यूपीएससी के जो टॉपर हैं उनका ये पहला पेज है। तो ये वाला पार्ट इंट्रोडक्शन था, परिचय था, उसके लिए उनको 5 से 6 नंबर में से जितना भी नंबर दिया जाएगा। खैर जब हम लोग एस्से चेक करते हैं यूपीएससी का, तो उस एस्से में वो नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि वो 125 नंबर का है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए 10 से 12 नंबर या 15 नंबर के बीच में इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। तो खैर एनीवे, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब नीचे जो वो लिख रहे हैं वो है बॉडी। तो आगे देखिए आप बॉडी कहाँ तक लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा जा रहा है। बॉडी में कुछ आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना हुआ दिख रहा होगा, डायग्राम भी बना हुआ दिख रहा होगा, और आगे चल के हम लोग यहाँ पे हैं अभी। तो ये बॉडी में करते करते वो यहाँ आ गए। अब वो छोटा छोटा यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स भी लिख रहे हैं, इसके अंदर पॉइंट्स, तो बॉडी लिख रहे हैं। तो तीसरा जो आपको चेक किया जाएगा वो है मुख्य सामग्री की गुणवत्ता, क्वालिटी कैसा उसका लिखा हुआ है। क्वालिटी इन द सेंस कि क्या वो विषय की गहराई में लिखा हुआ है,
प्रश्न के सभी पक्षों की विवेचना की गई है, विवेचना डिस्कशन किया गया है कि नहीं, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया कि नहीं, उपयुक्त उदाहरण यूज किया गया है कि नहीं, सरकारी योजनाएं और झारखंड से संबंधित बिंदुओं का समावेश है कि नहीं। इस पूरे पॉइंट को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू को ऐड करना। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है आपके आंसर में तो आपका आंसर एक हाई क्वालिटी आंसर माना जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला आंसर माना जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर वैल्यू एडिशन नहीं किया हुआ है अपने आंसर में तो आपका आंसर उतना अच्छा नहीं है, एक वो बेसिक आंसर है, तो आपको उसके लिए नंबर काटे जाएंगे। तो अब यहाँ असली खेल यही है कि 18 से 20 नंबर का जो ये पूरा मामला है, जो मुख्य पार्ट है, उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। तो कोशिश करना है यहाँ की कम से कम 10 नंबर इस सेगमेंट में हम लोग को लेकर के आना है, तब जाकर के फाइनल जो नंबर जुटेगा तो उसमें आपको वही 22-24 ऐसे नंबर आएगा। तो मिनिमम 10 है, लेकिन हम लोग जब लिखेंगे उसके आंसर को, हम लोग जब पूरा आंसर राइटिंग का अपना कोर्स खत्म कर चुके सीख लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कम से कम 15 नंबर आपको आएगा, क्योंकि जितने चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे उसमें। तो 15 नंबर इधर आएगा, इंट्रोडक्शन ये सब चीज़ों से आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं उसको और नंबर कैसे उठाते हैं। तो 40 में 30 नंबर 28 नंबर लाने का हम लोग को प्रयास करना है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ ये था कि आंसर का गुणवत्ता कैसा है और गुणवत्ता तय कैसे होता है। तो गुणवत्ता तय होता है कि कितना इन डेप्थ, गहराई से लिखा हुआ है कि नहीं, ऊपर ऊपर का बात तो नहीं लिखा हुआ है कहीं उसमें, क्योंकि जो ऊपर ऊपर का बात होगा 6 क्लास का बच्चा भी लिख सकता है। क्वेश्चन अल्टीमेटली 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व करेंगे 10वें क्लास का तो उसके अंदर यूपीएससी का ही क्वेश्चन या जेपीएससी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उनका सिमिलैरिटी बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। वही एनालिसिस करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। तो जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, तो गहराई लिखना है, प्रश्न के सभी पक्षों की विवेचना करना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंगल, हर तरह के एंगल को प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल दे करके सब्सटेंशिएट करना है, उसको अच्छे से उसको लिखना है और वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको नंबर। तो 18 से 20 नंबर वो सिर्फ कंटेंट के ऊपर है कि मुख्य पार्ट में क्या कंटेंट आप डाल रहे हैं, हाई क्वालिटी है या लो क्वालिटी है। अब और क्या क्या चीज़ों पे नंबर बैठाती है जेपीएससी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या, कि क्वेश्चन को आपने देखा और इंटरप्रिटेशन सही किया है कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देके कैसे समझें इसको, एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे देखिए। मान लीजिए एक सवाल है कोई भी, जैसे हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, या फिर मान लीजिए ये इकोनॉमी का हम लोग एक सवाल ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। इकोनॉमी में मान लीजिए दिया हुआ है कि एफडीआई बढ़ने से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत बेसिक सा मैंने लिया हुआ है, ठीक है। एफडीआई और भारत के अंदर उससे आर्थिक वृद्धि या आर्थिक डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है एफडीआई से, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन 2-3 तरीके से किया जा सकता है। इंटरप्रिटेशन ये कि इसका एक नेगेटिव पक्ष भी हो सकता है कि एफडीआई आने से यहाँ का जो निजी, यहाँ का जो कंपनियाँ हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि बाकी वो डायरेक्टली फॉरेन से यहाँ आ रही है, वो कंपनियाँ ऑटोमेटिक रूट से आ रही हैं, कितना परसेंटेज अधिग्रहण कर रही है यहाँ की कंपनियों का, वो सब चीज़ भी देखा जा सकता है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है। ये इंटरप्रिटेशन का मामला है कि क्वेश्चन का आपने जो भाव था उसी भाव से सही इंटरप्रिटेशन किया है कि नहीं, समझा है कि नहीं उस चीज़ को, और फिर आप उसको लिख रहे हैं कि नहीं। तो वही चीज़ घूम के फिर वो आ जाएगा पहले वाले पॉइंट पे कि क्वेश्चन आपने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसके कंटेक्स्ट को प्रॉपर आप समझे हैं कि नहीं, और उसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, चाहे उसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए आप। और अगर आपने सही इंटरप्रिटेशन किया तो फिर से आपको 4 से 5 नंबर उसमें मिल सकता है, खैर 6 से 8 नंबर मिल सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम है, इसका 50% 60% आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या देखना चाहता है वो एग्जामिनर, तो संतुलित दृष्टिकोण देखना चाहता है कि बैलेंस आंसर है कि नहीं, क्योंकि दुनिया का हर चीज़ है उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में सही बैलेंस बनाया है कि नहीं बनाया है वो। दूसरा, आलोचनात्मक विश्लेषण तथा कारण परिणाम या समस्या समाधान आधारित प्रस्तुति किया गया है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन या फिर कॉज एंड इफेक्ट, यही उसके बारे में लिखा हुआ है, उस पर्पज से लिखा गया है कि नहीं, कि आपने पहले समस्या लिखा फिर उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसमें करेंगे तो इसको कहा जाएगा कि आपने एनालिसिस। देखिए एनालिसिस का मतलब होता है तोड़ तोड़ के देखना किसी भी चीज़ को। जैसे एनालिसिस के लिए जो अपोजिट वर्ड है वो है सिंथेसिस, ठीक है।
सिंथेसिस मतलब होता है जोड़ना, मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़ करके एक बड़ा चीज़ बनाना। और एनालिसिस मतलब होता है तोड़ना, बड़े कंपोनेंट को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में बांटना और फिर एक एक करके सबको समझना। तो एनालिसिस करने का मतलब कि प्रश्न बहुत बड़ा होगा या बहुत लेंदी प्रश्न है, तो उसको हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ करके देखते हैं। आगे जब एग्जाम्पल आएगा तो हम बताएंगे कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आपने ये ठीक तरीके से किया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो 6 से 8 नंबर यहाँ भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप धीरे धीरे 40 की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब फाइनली और क्या आता है, अब 3 से 4 नंबर आपको कंक्लूजन के लिए मिलेगा, निष्कर्ष लिखने के लिए। कुछ बच्चे क्या मतलब हज़ारों बच्चों का मैंने कॉपी देखा होगा अपने 6-7 साल में, वो सारे बच्चे कंक्लूजन को बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे लास्ट में कुछ भी लिख देंगे ना, वैसा हो जाता है, लेकिन उस वजह से नंबर कटता है। कंक्लूजन में यहाँ आपको 10 तरीके से लिखना बताऊंगा कि 10 अलग अलग तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं उसका, और उसी से आपको नंबर मिलेगा। कंक्लूजन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि जो पूरा पैसेज लिखा गया उसको समरी बना के लिख दे, नहीं, वो तो एक तरह का कंक्लूजन है, हर जगह काम नहीं आएगा। कंक्लूजन का ट्रिक ये है कि जो मुख्य पार्ट में आप लिखने जा रहे हैं उसमें से कोई भी एक कंपोनेंट छोड़ दीजिए, उसको कंक्लूजन में लिख दीजिए। ये एक ट्रिक भी हो सकता है, समझाएंगे, कंक्लूजन वाला हमारा आएगा मामला उस समय। तो निष्कर्ष अगर आपने ठीक तरीके से लिखा है तो आपको फिर से यहाँ 3 से 4 नंबर उसके अंदर में से इवैल्यूएट किया जाएगा कि जैसा कंक्लूजन तो आपको 2 नंबर या 1.5 नंबर या 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो उसमें एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, एग्जामिनर देखना चाहता है कि विषय का संक्षेप में सार, भविष्य की दृष्टि से सुझाव और विषय से संबद्ध समापन किया गया है कि नहीं, मतलब वो भी कंटेक्चुअल है कि नहीं, उसी प्रसंग में लिखा गया है कि नहीं। कि जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, तो कंक्लूजन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, अभी जो इसका विकास दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है, वो फ्यूचर में किसी बहुत बड़े लेवल पे चले जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन हो या नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मतलब साइंस में ये सब जो क्वेश्चन आएगा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसका समापन जब आप करेंगे तो कुछ फ्यूचरिस्टिक तरीके का आप उसको कंक्लूजन लिखिए। तो अगर फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन है तो ही देख करके नंबर अच्छा मिलेगा, अगर सिर्फ वहाँ पे समरी आपने लिखा तो वहाँ नंबर नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे हिस्ट्री है या फिर मान लीजिए पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, तो वहाँ समरी लिखने से या सार लिखने से भी नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि उतना ही लिखा जा सकता है उस पर, उससे ज़्यादा उसका स्कोप नहीं होता। क्योंकि जो चैप्टर स्टैटिक है, जो टॉपिक स्टैटिक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, वहाँ पे क्या लिखेंगे, समरी ही लिख सकते हैं। तो ऐसे हमको तय करना होगा कि कहाँ क्या लिखना है ना। तो 3 से 4 नंबर एक अच्छे कंक्लूजन के लिए आपको मिल सकता है। अब देखते हैं कि और किन चीज़ों के लिए नंबर मिलता है, जो कि लगभग आखिरी चीज़ है, वो है लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। अगर भाषा ठीक नहीं है, भाषा ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, तो भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, भाषा का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि आपने पहले देखा कि कौन कौन सा पेपर था, तो इसमें था आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर था, फिर आपके पास पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पेपर था, उसके बाद इकोनॉमी का पेपर था, साइंस टेक का पेपर था। अब देखिए ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और जब इनका बुक आप उठा करके देखें तो सारे में भाषा अलग अलग है। ज्योग्राफी के लिए जो ज्योग्राफर ने बुक लिखा है वो अलग टर्मिनोलॉजी, अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हिस्ट्री के लिए जो बुक लिखा जाता है उसका लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है। कोई किताब अगर एथिक्स के लिए लिखा जाएगा या फिलॉसफी के लिए लिखा जाएगा तो उसका भाषा या उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसा आपका पेपर है, आपका लिखने का तरीका उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। ये नहीं कि आप मान लीजिए फिलॉसफी का कुछ आंसर लिख रहे हैं या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो फिलोसॉफिकल नेचर का है, उसमें आप जाकर के टेक्नोलॉजी के भाषा को यूज़ कर रहे हैं तो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जैसा सब्जेक्ट उसके टर्मिनोलॉजी, उसके भाषा को पकड़ करके ही आपको लिखना होगा। तो एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि सरल, शुद्ध और स्पष्ट भाषा। यहां पर एक और चीज बता देते हैं, एक सेकंड रुक गया है। चालू है, कैमरा रुका हुआ नहीं है ना, कोई है भी कि नहीं? चलो चल रहा है हमको, हाँ ठीक है चल रहा है, हमको दिख गया यहाँ से। एनीवे, तो अब अगला जो चीज़ था यहाँ पे कि भाषा कैसे, सरल का मतलब है कि एक और चीज़ ये है कि भाषा सरल होना चाहिए।
क्योंकि आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पीएचडी आकर के हो नहीं रहा है, या ज्योग्राफी का पीएचडी तो नहीं चल रहा है, या साइंस टेक में कोई रिसर्च तो आप नहीं कर रहे हैं। तो आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जो एक सारे चीज़ों को पढ़ने वाला एक जनरलिस्ट का लैंग्वेज, मतलब जो सामान्य अध्ययन करता है। स्पेशलिस्ट मतलब जो किसी खास सब्जेक्ट में रिसर्च करता है। तो एक जनरलिस्ट कैसा होगा, वो जो भाषा लिखेगा वो आम लोगों को भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ कोई टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं घुसना है आपको, एक सिंपल लैंग्वेज आपको यहाँ पे देना है। जैसे फिर से एक क्वेश्चन उठाइए, मान लीजिए एआई के ऊपर ही क्वेश्चन है, या किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन के ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए कि आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और किस्मत से आपने ब्लॉकचेन पे काम किया है या एआई पे काम किया है, तो आपके पास तो टेक्निकल नॉलेज भरमार है उसका। अगर यहाँ पे आप सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इतना ज़्यादा लिखेंगे तो हो सकता है आपका कॉपी कोई हिस्ट्री का या कोई दूसरे सब्जेक्ट का प्रोफेसर चेक कर रहा होगा, तो आपको तो नंबर नहीं देगा वो। तो एक्सेसिव टेक्निकल चीज़ों से बचना चाहिए। वहाँ पर जितना ज़रूरत है बस उतना ही लिखिए कि हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये ब्लॉक बनता है, सिंपल भाषा में लिखिए उसको। और इस ब्लॉक से हम लोग जो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, क्योंकि वो टेम्पर प्रूफ होता है, ये ब्लॉक को जब बदलेंगे तो अगले वाले ब्लॉक पूरे के पूरे चेन में ऑल्टरेशन आ जाएगा अपने आप। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी, उसको बदलाव नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता उससे। तो इतना ही आसान भाषा में उसको लिख दीजिए। उसके अंदर का कि ब्लॉक के अंदर कितने बिट्स एंड बाइट्स हैं, किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं उसका, उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। तो सरल भाषा में लिखिए, शुद्ध व्याकरण लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना करिए, और सुव्यवस्थित लेखन शैली का यूज़ कीजिए। मतलब प्रॉपर एक जैसा लिखा जाता है अच्छे तरीके से, उस तरह से उसको लिखिए। तो कोई अगर छोटा छोटा मिस्टेक्स, अगर आप, जैसे सबसे बड़ा एक मिस्टेक है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कि जब वो सेंटेंस लिखते हैं ना, तो ये सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता है कि क्या लिख रहा था वो। वैसा मीनिंगलेस सेंटेंसेस नहीं लिखना है, क्योंकि ये आमतौर पे होगा, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट से भी होता है कि जब आप आधे घंटे तक आंसर लिख रहे हैं और 4-5 आंसर वैसा लिख दिए हैं, तो पेशेंस दिमाग में है नहीं अब, और जो तीसरा घंटा चल रहा है उसमें आपसे बहुत सारा गलती होगा कि जो सेंटेंस आप लिखना शुरू किए थे, जब वो बड़ा सेंटेंस लिखा आपने तो उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे बचने के लिए छोटा छोटा सेंटेंसेस लिखना है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो शुद्ध लैंग्वेज होना चाहिए, उससे आपको 2-3 नंबर मिलेगा या 2-3 नंबर कटेगा। अच्छा लैंग्वेज नहीं यूज़ किया हुआ है तो लैंग्वेज के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के एट द एंड 40 में से कम नंबर मिलेंगे आपको, 16 मिलेगा, 15 मिलेगा, जिससे आप पास नहीं कर पाइएगा। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें थी जो पहले जानना चाहिए आदमी को। और अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ये समझने के लिए कि जब आप जेपीएससी का पेपर लिख रहे होंगे तो कहाँ कहाँ आपको थोड़ा सा एडिशन करना चाहिए जिससे बोनस नंबर मिलेगा आपको। तो जेपीएससी में कहाँ कहाँ आपको नंबर मिल सकता है। अब ये झारखंड का एग्ज़ाम है, तो अगर आप झारखंड से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल, उदाहरण और झारखंड से जुड़ा हुआ आंकड़ा देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। चाहे वो नेशनल का भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा स्कीम का क्वेश्चन हो जुड़ा हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, या प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, इस तरह का कोई गवर्नमेंट स्कीम है। अब ये स्कीम पूरे देश में लागू है, लेकिन आपको अगर पता है कि झारखंड के अंदर इस स्कीम के थ्रू कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने किसानों को इसका फ़ायदा मिला है, उसका कोई आंकड़ा है आपके पास, अगर बजट इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का पढ़े हुए हैं, तो झारखंड का ही एग्जाम्पल दीजिएगा तो नंबर आपको बढ़ के मिलेगा, उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो डेटा और एग्जाम्पल जो है वो झारखंड स्पेसिफिक देने से नंबर मिलता है ज़्यादा। दूसरा क्या है कि मेंशन ऑफ रीसेंट स्कीम्स, एक्ट एंड कमिटी। अगर हाल फिलहाल में उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा डिसीजन आया होगा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, कोई एक्ट पारित किया गया है संविधान संसद से, या कोई कमेटी बनाई गई है, या किसी भी तरह का स्कीम है, अगर वो करंट अफेयर में है, अगर उसका एग्जाम्पल आप देंगे तो फिर से नंबर मिलेगा आपको। और तीसरा एक चीज़ है कि डायग्राम और फ्लो चार्ट अगर आप बनाएंगे, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे, हर जगह नहीं है, जिस जगह पे ज़रूरत है अगर आपने बना दिया डायग्राम फ्लो चार्ट, तो इससे भी आपका नंबर बढ़ता है, क्योंकि ये बताता है कि उस स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि एक फ्लो चार्ट क्या काम करेगी कि फ्लो चार्ट आपका बहुत लंबा, अगर आपके पास जानकारी है तो उसको शॉर्टकट में बुलेट पॉइंट्स को बनाने में आपको हेल्प करेगी। तो आप एक 600 से 800 वर्ड में बहुत ज़्यादा डायमेंशंस लिख पाइएगा उस चीज़ के। तो जब फ्लो चार्ट आप बनाएंगे तो भी आपको यहाँ थोड़ा सा अधिक नंबर मिल सकता है। तो ये सारे चीज़ वो हैं जो आपको अपने आंसर में, अपने उत्तर में यूज़ में लाना चाहिए।
और इसी के हिसाब से, इसी पर्सपेक्टिव से तैयारी आपको करना चाहिए, तब जा कर के आपको नंबर मिलेगा। अब किस किस चीज़ से बचना है, कहाँ कहाँ नंबर कट भी सकता है, जो पेनल्टी आपको लगेगा कि ये सारे काम नहीं करने चाहिए सबसे पहले, जिस वजह से आपको पेनाल्टी लग जाए वहाँ पे। तो पेनाल्टी क्या है कि इर्रेलेवेंट और वेग इंट्रोडक्शन, असंबंधित या अस्पष्ट परिचय लिखना, जो इतना देर से मैंने बात किया वहाँ पे कि क्वेश्चन के जो संदर्भ है उसी संदर्भ का आपको परिचय देना है, उसी संदर्भ का इंट्रोडक्शन लिखना है। अदरवाइज जैसे ही ये नज़र में आएगा तो आपका शुरू में ही नंबर कट जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपके आंसर का सबसे मेन एलिमेंट है, क्योंकि वहीं से पता चल जाएगा कि आपको लिखना आता है कि नहीं लिखना आता है। अगर इंट्रोडक्शन खराब है, बाद में आपने बहुत अच्छा लिखा है कंटेंट, तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर पहले ही एक स्टैंडर्ड मन में सेट कर चुका होगा कि ये बहुत बेसिक एवरेज बच्चा है, तैयारी ठीक से नहीं कर पाया है। तो आपको जो भी नंबर देगा वो नंबर काटने के मकसद से ही देगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे कलाकारी दिखा दिया है इंट्रोडक्शन में, तो आपको फिर नंबर देने के लिए वो ढूंढेगा कि कहाँ नंबर दिया जाए, या कट रहा होगा नंबर थोड़ा अपने साइड से दे देगा। तो ये फ़र्क है वहाँ पे। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी इर्रेलेवेंट या फिर वेग तरह का इंट्रोडक्शन या अस्पष्ट परिचय मत लिख दीजिए कि जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा, नो स्ट्रक्चर और सब हेडिंग का होना। सब हेडिंग वैसे ज़रूरत नहीं होता है हर जगह पे, लेकिन फिर भी सब हेडिंग अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड दिखाई देगा, है ना। जैसे आगे चलिए मैं कभी दिखा दूंगा आपको कि सब हेडिंग लिख लिख करके भी आप बहुत अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो बिना सब हेडिंग के भी आपका काम हो सकता है। जैसे एस्से देखा, अब एस्से के अंदर सब हेडिंग नहीं लिखा जाता है। एस्से के अंदर सब हेडिंग लिखेंगे तो फिर वो बचकाना जैसा हो गया। तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में, तो आप बिना सब हेडिंग या बिना वो चीज़ दिए भी आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरा है ओनली लिस्टिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन। जो बच्चे AI से पढ़ते हैं या चैट GPT वगैरह देख करके अपना आंसर वगैरह लिखते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा पेनल्टी का काम है। क्योंकि चैट आपको क्या है, अब AI का उतना नॉलेज नहीं कि कोडिंग हम कैसे लिखेंगे या प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करते हैं। AI एजेंट तो नहीं बना सकते हैं आप अपना, तो आप लोग यूज़ करेंगे वही चैट GPT का फ्री वर्जन। चैट GPT में सारा आंसर जो होता है वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा, और लिस्ट के साथ एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर व्याख्या नहीं होता है, छोटा छोटा व्याख्या होता है। अगर ऐसा आंसर भी है तो भी आपका नंबर कटेगा वहाँ पे। तो ये सारे वो चीज़ें हैं। और मिसिंग कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन नहीं है तो 2 से 3 नंबर तो वैसे ही कट गया आपको, क्योंकि निष्कर्ष देखेगा तभी नंबर देगा। निष्कर्ष अगर नहीं लिखा हुआ है तो पहले तो निष्कर्ष का 2-3 नंबर गया, साथ ही साथ क्योंकि आपका स्ट्रक्चर खराब हो गया निष्कर्ष नहीं लिखने से, तो आपके स्ट्रक्चर में से भी नंबर कटा। तो एक कंपोनेंट, एक सिंगल सेगमेंट अगर आप गलत करेंगे या खराब करेंगे तो आपके पूरे आंसर पे उसका इफेक्ट दिखेगा। तो करना बस यही है कि इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। तो सिर्फ लिस्ट बना बना के आगे मत बढ़िए, उसको ठीक तरीके से लिखिए। तो अब तक यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा वो था बेसिकली कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए। तो उसके अंदर हमने सीखा ये कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे आएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा अब तक की चीज़ों को समराइज कर लें तब, क्योंकि यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा। तो अब तक जो हमने सीखा वो यही था कि JPSC के जो GS पेपर है, जिसका सामान्य अध्ययन का जो 4 पेपर है, उसके अंदर 2 आंसर आपको लिखना पड़ेगा। एक आंसर जो कि 40 नंबर का होता है और दूसरा आंसर जो कि 32 नंबर का होता है। 40 नंबर का जो आंसर है उसके अंदर आपको 600 से लेके 800 वर्ड लिखना होगा, और जो 32 नंबर के क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने बोला आपको 450 या फिर 400 वर्ड भी आप कभी कभी लिख सकते हैं स्पेशल केसेस में। वैसे 40 नंबर वाले में भी कुछ कुछ स्पेशल केस है जहां पर आप 450 या 400 वर्ड का आंसर लिखेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे कोई टॉपिक ऐसा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये स्पेशल केस है, इसको आप व्यवहार में मत ले आइएगा। स्पेशल केस में यह है कि जैसे टॉपिक है मान लीजिए आदि धर्म। अब देखिए आदि धर्म के ऊपर कितना भी कोई मर जाएगा 400 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख पाएगा, और इसका क्वेश्चन भी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। वो जो हम क्वेश्चन बता देंगे एग्जाम में, किसी भी साल आदि धर्म से क्वेश्चन आएगा तो वही एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर कंसेप्ट, और वो इतना फिलोसॉफिकल है कि उसको कोई ठीक तरीके से भाषा यूज़ करके लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो इसमें आप अगर 400 वर्ड भी लिख के चले आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत नंबर मिल जाएगा, ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा।
तो कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। 40 नंबर के लिए 600 से 800 वर्ड, 32 नंबर के लिए 450 से ले करके 600 वर्ड, 650 वर्ड भी हो सकता है। दूसरा चीज़ हमने ये देखा कि जेपीएससी का जो मार्किंग स्कीम क्या है, अंक देने का प्रणाली क्या है, किस तरह से स्टेप मार्किंग वहाँ पे किया जाता है। तो उसके अंदर आपने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा, परिचय अगर ठीक तरीके से लिख दिया तो इसके लिए 5 से 6 नंबर। दूसरा, अगर संदर्भ में प्रॉपर तरीके के कंटेक्स्ट में बना करके लिखा तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉपर, इसके लिए आपको 6 से 8 नंबर ऐसे करके मिल सकता है। जो मुख्य बॉडी है उसके अंदर क्वालिटी अगर बहुत हाई क्वालिटी वैल्यू एडिशन करके लिख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, डेटा लिख रहे हैं, अगर अच्छा लिख रहे हैं क्वालिटी के साथ, तो उसमें भी आपको लगभग 18 से 20 नंबर का प्रावधान है। लैंग्वेज के लिए भी इसमें कम से कम आपको 3 से 4 नंबर, कंक्लूजन के लिए भी 3 से 4 नंबर। इस तरह से मार्किंग स्कीम डिवाइडेड है, जिसके बारे में अभी हमने इतना ज़्यादा बात किया। अब ये सब चीज़ अगर आप समझ गए तो हम लोग अपने अगले सेगमेंट के लिए चलेंगे कि अब इंट्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो इसको मैंने जानबूझ करके 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है कि पहला दिन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे और उसी को आप खाली प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, होमवर्क में दिया जा रहा है, असाइनमेंट में, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन। जब इंट्रोडक्शन के मास्टर हो गए उसको चेक कराते रहिए, इंट्रोडक्शन लिख के कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं। मैनिपुलेट कर करके देखिए कि मतलब एक ही क्वेश्चन के लिए 4-5 वेराइटी से आप उसका इंट्रोडक्शन लिख लिख के देखिए और देखिए अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन गए हैं तब फिर आइए बॉडी में, फिर उसके बाद बॉडी लिखिए, इंट्रोडक्शन प्लस बॉडी दोनों। जब ये ठीक हो गया तो कंक्लूजन बहुत ईजी है, कंक्लूजन भी आप लिख पाइएगा। तो ऐसे कर करके हम लोग पहले धीरे धीरे बेसिक एक स्टेप लेंगे, फिर दूसरा स्टेप लेंगे, फिर तीसरा स्टेप लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आंसर राइटिंग बच्चों का खेल नहीं है, लगता है कि बहुत ईजी है, लिख देंगे जाके, होता नहीं है वैसे। तो एनीवे, तो अब जो हमारा सेगमेंट है टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने टाइप का इंट्रोडक्शन हो सकता है ना। कई तरीके का इंट्रोडक्शन हो सकता है। और इंट्रोडक्शन में जाने से पहले ये जो हमारा स्लाइड था यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा है टाइप्स ऑफ बॉडी, बॉडी कितने तरीके से लिखा जाना चाहिए। और जो तीसरा है वो है टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन कब किस तरह का लिखना चाहिए, ठीक है। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि पहले डिफिनेशन बेस्ड भी हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। जो परिचय होगा हमारा उसमें सिर्फ डिफिनेशन लिखना है, तो वो किस क्वेश्चन में लिखेंगे ये आगे समझेंगे। हर क्वेश्चन में डिफिनेशन लिखेगा तो नंबर कटेगा, तो किस क्वेश्चन में डिफिनेशन बेस्ड लिखना है उसको ठीक तरीके से जानना होगा। कंटेक्चुअल, प्रसंग आधारित इंट्रोडक्शन, या फिर इसको दूसरे भाषा में कहें तो कंटेक्स्ट के साथ साथ बैकग्राउंड आधारित भी इंट्रोडक्शन हो सकता है। ये वो कहाँ लिखना चाहिए, ठीक। तीसरा है करंट इवेंट बेस्ड इंट्रोडक्शन, कि करंट अफेयर का कोई टॉपिक कब, वो किस तरह के सवाल में लिखा जाना चाहिए, वहां पे इंट्रोडक्शन। उसी तरह कोटेशन बेस्ड, डेटा बेस्ड, ये सब कब करना चाहिए। जब कहीं पर भी डिबेटेबल क्वेश्चन आए तो क्या लिखना चाहिए, जब क्वेश्चन में कुछ प्रूफ कर, कुछ साबित करना हो तो वहां पे कैसा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। तो ये बेसिक इतने टाइप के परिचय हो सकते हैं। इसका और भी कई वेरिएशन है, 7-8 तरीके, 10 तरीके से आप लिख सकते हैं। उसी तरह बॉडी है, तो बॉडी में थीम आधारित बॉडी, मतलब अभी मेन पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो उसका मुख्य सब्जेक्ट जो होता है जिसके अंदर कंटेंट लिखना हो, तो आप थीम के आधार पे बनाया हुआ बॉडी को लिख सकते हैं कि जिसके अंदर मान लीजिए सोशल एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, आर्थिक एंगल है, इकोनॉमिक एंगल है, साइंटिफिक एंगल है, वो सारे को लिखिए तो अलग अलग थीम, विषय आधारित आपका बॉडी बनेगा। उसी तरह क्रोनोलॉजी, कोई इतिहास का ऐसा प्रश्न है या कोई मान लीजिए ट्राइबल मूवमेंट से कोई ऐसा प्रश्न है कि संथाल मूवमेंट या बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, इस तरह का कोई आंदोलन से क्वेश्चन है तो उसका क्रोनोलॉजी बता करके भी मुख्य पार्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब वही मैंने बोला तोड़ तोड़ के लिखना, कि एक क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन के हर भाग को तोड़ तोड़ के आपने उसको पूरे बॉडी में लिखा हुआ है, तो वो भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन, कंपैरेटिव कंक्लूजन, तुलनात्मक कहाँ पे लिखना चाहिए, कंक्लूजन सॉरी बोल रहा हूँ, बॉडी कहाँ पर आपको तुलनात्मक तरीके से बॉडी लिखना चाहिए, उसका भी एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको। कॉज इफेक्ट कहाँ लिखना चाहिए। उसी तरह जो इधर कंक्लूजन जो हम लोग बात करें, समरी कहाँ करना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग भविष्य के लिए या फिर फ्यूचरिस्टिक तरीके के कंक्लूजन निष्कर्ष कहाँ लिखना चाहिए,
बैलेंस कहाँ बनाना चाहिए, जुडिशियस। जैसे मान लीजिए आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसका आलोचना कर रहे हैं, तो पूरे सवाल में आलोचना करना होगा। तो जब सवाल ऐसा सवाल आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरे सवाल में 70% 80% क्या होगा ना, नेगेटिविटी आ जाएगा उसके अंदर। तो जब आप उसका कंक्लूजन जब उसका लिखिएगा तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि पूरे कंक्लूजन में, पूरे सवाल में जो नेगेटिविटी फैला हुआ था उसको आप थोड़ा सा कंक्लूजन से बैलेंस करके नल एंड वॉइड कीजिएगा। कोटेशन बेस्ड, ये जैसे आपने देखा था ना जो टॉपर का मैंने आपको दिखाया था एस्से का कॉपी, वो जो एंड हुआ था तो कोटेशन से ही एंड किया था, शुरुआत कोटेशन से और एंड भी कोटेशन से किया गया था। तो वो कहाँ पर करना है कंक्लूजन, इन सब सारी चीज़ों में। क्वेश्चन बेस्ड, कि सवाल के फॉर्म में छोड़ देना कंक्लूजन को कि वेदर वी कैन डू दिस और नॉट, मतलब जहाँ पर आपको जो आपका पढ़ने वाला है उसके विवेक पे या कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है तो वहाँ एक सवाल के साथ आप उसको छोड़ दीजिए। तो निष्कर्ष इस तरह से हम लोग अलग अलग लिखते हैं। रीजनल या कंटेक्चुअल, क्षेत्रीय निष्कर्ष, कि कोई भी टॉपिक था तो वो झारखंड में आकर के अगर वो जुड़ रहा है तो वहाँ से उसको क्षेत्र के पर्सपेक्टिव से दे करके भी आप उसका निष्कर्ष कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग बाकी की क्लास के लिए छोड़ते हैं। आज आते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन को ही समझते हैं। तो चलिए, कोई डाउट हो रहा होगा तो बीच में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का महत्व क्या है? इंट्रोडक्शन सबसे पहले प्रश्न की समझ को स्पष्ट करता है कि आप प्रश्न को समझें कि नहीं। इंट्रोडक्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है या किया उसके लिए तैयारी, जैसे मैंने बोला सिस्टम से कि पहले 100 क्वेश्चन का आप इंट्रो ही बार बार लिख करके देखिए, परिचय ही बार बार लिख करके देखिए कि आप सही लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, बदल बदल के देखिए, और जब इस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएं तो ठीक है। क्योंकि इंट्रो को पढ़ के ये एग्जामिनर को पता लगता है कि ये जो स्टूडेंट है वो प्रश्न को सही तरीके से समझा है या नहीं समझा है। दूसरा है कि आपके विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि आप इसका एनालिसिस, किसी भी चीज़ का विश्लेषण किसी भी चीज़ का कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इंट्रो पढ़ने से ही पता लग जाएगा कि अगर आपने प्रश्न को ठीक तरीके से तोड़ दिया है तो आप तो कर ले जाएंगे उसका, तो आपको नंबर देगा। और ये सिविल सर्विसेज की दुनिया में वैसे ही व्यक्तियों का यहाँ पे चाहिए जो किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ के आसान भाषा में समझा सके उसको। कोई कॉम्प्लेक्स मिशन है उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर पाए टीम्स के अंदर में, तो वैसा आदमी चाहिए होता है। तो जिस आदमी के अंदर एक छोटा सा प्रश्न क्या होता है, नॉर्मल डे टू डे दुनिया का एक प्रॉब्लम होता है, या उसको समझ आपका कितना है, तो आप उसका अगर एनालिसिस ही नहीं कर सकते हैं, विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो इस सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले आपके परिचय को देख के, इंट्रोडक्शन को देख करके ही पता लगता है कि ये है कि नहीं आपके अंदर ये शक्ति। ये है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो डेवलप करना होगा। और क्या करता है, संदर्भ एवं प्रासंगिकता स्थापित करता है। परिचय को पढ़ के ही, परिचय देख करके ही ये पता चलता है कि कंटेक्स्ट और रेलेवेंस सही से आपने किया है कि नहीं, मतलब जो संदर्भ के बारे में हमने बात किया वो है कि नहीं। दूसरा, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को सटीक रूप से परिभाषित करता है। इट डिफाइंस की कंसेप्ट प्रिसाइजली। जब भी साइंस का कोई क्वेश्चन होगा, लीजिए इस तरह का कोई स्पेस टेक का क्वेश्चन, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर आप वो कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी है। और तीसरा कि डायरेक्ट फ्लो ऑफ द एंटायर आंसर, आपका आगे का जो मुख्य भाग लिखने वाले हैं आप आंसर में, उसके फ्लो को निर्धारित करता है कि आप जैसा परिचय होगा वैसा ही आपका फ्लो आगे बनेगा। परिचय खराब हो गया तो फिर आगे आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है आपके आंसर राइटिंग के अंदर में। चलिए, अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग कि कितने टाइप का इंट्रो होता है। तो जो सबसे पहला वाला इंट्रो था वो था परिभाषा आधारित इंट्रो, परिभाषा के आधार पर लिखा जाने वाला परिचय। अब सबसे पहले देखते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चन में यूज़ होता है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं वो जेपीएससी 7 to 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके ही हमें डिसाइड करना हो कि यहाँ पे कैसा इंट्रोडक्शन हम लोग को लिखना है। तो पहला चीज़ ये कि जब भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आए, जिसके अंदर कोई सिद्धांत है, कोई कंसेप्ट है, तभी जाकर के आप परिभाषा आधारित इंट्रोडक्शन लिखिए। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है तब आप इसको यूज़ मत कीजिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर क्या परिभाषा आप लिखेंगे, डेफिनेशन तो नहीं हो पाएगा वहाँ पे, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन वैसा पूछ दे कि डेफिनेशन ही लिखो। तो जब भी कोई कंसेप्ट आएगा तब साथ में डेफिनेशन आता है, क्योंकि कंसेप्ट को डेफिनेशन का ज़रूरत पड़ता है अपने आप को बताने के लिए दुनिया को। तो अक्सर इसका आंसर आपको साइंस के
इसमें दिख जाएगा कि साइंस में ज़्यादातर जगहों पे कोई ना कोई कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज्योग्राफी में भी कुछ कुछ जगहों पे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए परिभाषा वाला आपको इंट्रोडक्शन परिचय लिखना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ये 7 to 10 जेपीएससी का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या हैं, वे स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए क्यों आवश्यक है ना, अमीनो एसिड्स। तो उसका देखिए आंसर क्या होना चाहिए, आंसर में डेफिनेशन होना चाहिए। आंसर मतलब इंट्रोडक्शन में कि यहाँ हमने एक प्रॉपर क्या लिखा है, एक डेफिनेशन दिया है कि आवश्यक अमीनो अम्ल वे विशेष अमीनो अम्ल हैं जो मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते हैं और इन्हें आहार से ही प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जो आहार आप लेंगे उसी से अमीनो एसिड बॉडी भी डिराइव करता है, उसको ही निकालता है वहाँ पे। तो बेसिक सा ये आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन वाला हमें कहाँ काम आया, जहाँ पर भी इस तरह का कंसेप्ट था वहाँ पर डेफिनेशन वाला। व्हाट आर विटामिन, डिस्क्राइब 3 डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन क्या हैं, किन्हीं 3 बीमारियों का वर्णन करिए जो कि विटामिन की कमी से हो सकती है। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन हमेशा सिंपल होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। तो जब भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, सैद्धांतिक क्वेश्चन हो, वहां पर हमें डेफिनेशन का यूज करना चाहिए, जो कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। दूसरे टाइप का परिचय कैसा हो सकता है, इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में कंटेक्चुअल बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन है वो प्रसंग आधारित परिचय होता है या बैकग्राउंड आधारित परिचय होता है। ये कहाँ करना चाहिए, ये वैसे क्वेश्चन में करना चाहिए जहां ऐतिहासिक विकास हो रहा हो या इवोल्यूशनरी प्रोसेस कोई चल रहा हो, मतलब इतिहास का क्वेश्चन हो बेसिकली। इतिहास के अलावा ये पॉलिटी के क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, गवर्नेंस के क्वेश्चन में भी यूज करते हैं कि गवर्नेंस में कुछ टर्म ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन होता है कि भारत में ये जो नीति लागू किया गया है या ये जो गवर्नेंस का मतलब होता है पॉलिसी, सरकार जो भी स्कीम लगा करके यहाँ पे गवर्न करती है उसको हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। तो अक्सर उसके अंदर कोई ना कोई स्कीम या नीति का ही जिक्र होता है गवर्नेंस में, और समाज के अलग अलग वर्गों को टारगेट किया जाता है। जैसे बच्चों के लिए कोई स्कीम है, कभी महिलाओं के लिए कोई स्कीम है, वृद्ध लोगों के लिए कभी कोई स्कीम है। तो बेसिकली दिस इज ऑल पार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो अब जब गवर्नेंस की बात हो रही होगी तो वहाँ गवर्नेंस आज से तो चल नहीं रहा है, जब से राजा का शासन है, जब से वैदिक काल से सब चीज़ें स्टैब्लिश हुआ, सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, उस जमाने से भी कुछ ना कुछ गवर्नेंस है। तो आप ऐसा परिचय दे सकते हैं कि वैदिक काल से ही गवर्नेंस का कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब बनता है, ठीक है। तो अक्सर इसका हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको यूज होता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। मतलब शुरुआत में जो बिरसा मूवमेंट का जो नेचर हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म का नेचर हुआ करता था, और बाद में उनके जेल जाने के बाद, जेल से छूटने के बाद जो नेचर रहा वो थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट, रिवाइवलिस्ट किस्म का नेचर हो गया। मतलब थोड़ा सा सुधारवादी, थोड़ा सा अपने जो प्रॉपर रिलीजन है उसमें जो भी अच्छी चीज़ें थी उसके तरफ झुकाव, तो धर्म के तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, एक तरह का विकास है, एक तरह का ऐतिहासिक इवोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमें कैसा इंट्रो यूज करना चाहिए, परिचय हम लोग जब लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन है, इसके परिचय में जब हम लोग लिख रहे होंगे तो कंटेक्स्ट में लिखना है। बिरसा मूवमेंट जो है ना एक टॉपिक है, मतलब उसके प्रसंग में, और किस प्रसंग में पूछा है कि इस स्ट्रगल में जब वो अपना वायलेंट मेथोडोलॉजी छोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मिस्ट रिवाइवलिस्ट मोड में आ गए थे उसको। अब ये कंटेक्स्ट है, तो आपका जो आंसर होगा ना वो देखिए, मतलब जो परिचय आप लिखेंगे वो इस तरह का लिखेंगे। बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन झारखंड के आदिवासी प्रतिरोध का एक निर्णायक पड़ाव था जिसमें ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध हिंसक विद्रोह हुआ। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वो हिंसक वाला विद्रोह अपने परिचय में, कि आप समझ गए हैं कि अच्छा ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि पहले ये आंदोलन हिंसक था, उसके बाद जाकर के ये सुधारवादी आंदोलन हो गया, रिफॉर्मिस्ट हो गया या फिर नॉन वायलेंट हो गया ये आंदोलन। तो ये आप समझ गए हैं, उसको ऐसे आप परिचय में लिखिए संदर्भ में। कौन सा बड़ा काम, अब यहाँ डेफिनेशन तो लिख नहीं सकते हैं, एनालिसिस किया, एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन वो बॉडी में करेंगे, बाद बाकी कुछ है नहीं बचा हुआ। तो हमारे लिए सामने जो है कि जब कंटेक्चुअल बैकग्राउंड लिखना हो या कंटेक्स्ट में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये किसी भी क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं कि जहाँ पर जो भी टॉपिक है वो जिस कंटेक्स्ट में आ रहा है उसके कंटेक्चुअल चीज़ को आप लिखिए। तो 80% 70% में ऐसा इंट्रो आपको लिखना होगा, ठीक है।
और क्या लिखा है कि इसके दमन के बाद आदिवासी संघर्षों ने धीरे धीरे संवैधानिक रास्ता अपनाया, जिससे आंदोलन का स्वरूप बदला। जो चीज यहां पूछा था वही हमने परिचय में लिखा प्रॉपर तरीके से समझ के। तो ये था दूसरा। अब इसी का एक और वेरिएशन है, जैसे हिस्टोरिकल चीजें जब होती है, जैसे देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आधारित परिचय आप कैसे दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए? क्वेश्चन होना चाहिए हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, कोई नीति होना चाहिए, कोई सोशल मूवमेंट होना चाहिए, जैसे ऐतिहासिक विकास, नीतिगत सुधार, या फिर कोई सामाजिक आंदोलन। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप उसका बैकग्राउंड बताइए इंट्रोडक्शन के अंदर में। मतलब उसके अंदर एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, भले दिख नहीं रहा होगा, कि इवैल्यूएट द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पीआरआई के बारे में। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास का मूल्यांकन कीजिए। और पंचायती राज संस्था ये भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है पंचायती राज व्यवस्था। मतलब इनहेरेंट मतलब कि इसका एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जब से यहाँ समाज, यहाँ सिविलाइजेशन आया है, चाहे वो वैदिक काल हो या चाहे कोई भी सिविलाइजेशन हो, उसके अंदर हमेशा गांव जो भी होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नेंस का व्यवस्था जरूर रहता है। गांव वाले मिलके पंचायत करते हैं, जो भी चीज़ें करती हैं। हाँ, सरकार ने मॉडर्न एज में, मॉडर्न टाइम्स में उसको भले कंसीडर नहीं किया था, तो 73rd 74th अमेंडमेंट से उसको कंसीडर किया गया और संविधान के पार्ट 9 और 9A में इसको डाला गया है। तो ये चीज़ें आप कैसे, तो इसका इंट्रोडक्शन, हम लोग परिचय कैसे लिखेंगे? तो परिचय ऐसे लिखेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा वैदिक काल की सभाओं और समितियों से जुड़ी रही है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे संवैधानिक रूप से, संवैधानिक स्वरूप में 73वें संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब वो जो होता है ना कि जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, वो डिसेंट्रलाइजेशन हमने ग्राउंड लेवल तक जाकर के, विलेज के लेवल तक जाकर के कैसे अचीव किया, तो उसके बारे में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जब भी वहाँ इतिहास से जुड़ा हुआ, किसी नीति से जुड़ा हुआ या सोशल मूवमेंट से जुड़ा हुआ, सामाजिक आंदोलन से, तो उस समय हम लोग बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखते हैं। और भी एक तरह है इंट्रोडक्शन लिखने का अगला, कि समसामयिकी परिचय, करेंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना। मतलब समसामयिकी वो कैसा क्वेश्चन में करना चाहिए? जब क्वेश्चन में करंट अफेयर बेस्ड हो, है ना। जब क्वेश्चन आपको आ जाए करंट अफेयर बेस्ड, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये झारखंड का जेपीएससी का 7 to 10 जेपीएससी का क्वेश्चन सब है, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है 11 to 13 का भी हो, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन 7 to 10 जेपीएससी का है। इसमें लिखा है राइट द रिसेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स। बताइए कितना ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्र के सुधारों की व्याख्या करें। अब इससे अच्छा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अब इसका आप इंट्रोडक्शन सोचिए, इस क्वेश्चन का आप परिचय क्या लिखेंगे? डिफिनेशन तो कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। क्या इसका बैकग्राउंड लिख सकते हैं? तो बैकग्राउंड लिख के क्या फायदा है? कुछ बच्चे आएंगे जो बैकग्राउंड लिखेंगे, उनका नंबर कटेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई मतलब नहीं। मतलब बैकग्राउंड आपसे थोड़ी पूछ रहा है वो, क्योंकि भारत में किए गए कृषि क्षेत्र के सुधार 1960 से चल रहा है यहाँ पे। जब एमएसपी बनाया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब यहाँ पर पीडीएस सिस्टम लाया गया, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो खाना मिलता है सब्सिडाइज्ड रेट पे, वो लाया गया। यहाँ पर जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जब यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज और वो सब का व्यवस्था बनाया गया, मतलब जो वेयर हाउस देखते हैं आप, एफसीआई का गोदाम देखते हैं, फूड कॉरपोरेशन के एक्ट देखते हैं, ये सब 1960 में किया गया था। तो आप क्या उसको लिखेंगे? नंबर मिलेगा नहीं। या फिर अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं, मन में आएगा लिखने के लिए कि भारत में जो एग्रीकल्चर सुधार है वो कोई नया नहीं है, बहुत समय से चला रहा है, नहीं, ये सब इंट्रो यहाँ नहीं चलने वाला है। यही गलती करते हैं लोग। देखने में लगे ये तो सही इंट्रो लिखा हुआ है, लेकिन नंबर इसी में कटेगा आपको, क्योंकि इसका बैकग्राउंड लिखने का कोई मतलब नहीं होता। बैकग्राउंड क्यों लिख रहे हैं आप? इसका सीधे करंट अफेयर कि हाल ही में भारत में कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए, जिनमें 2021 में 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी, पीएम किसान योजना के तहत सीधी नकद सहायता और किसानों की आय एवं बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। और ये इंट्रो अगर आप लिखेंगे तो आपको इसमें 4 से 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये इंट्रो क्वेश्चन जैसा, इंट्रो वैसा। क्वेश्चन था करंट अफेयर बेस्ड, इंट्रो भी है करंट अफेयर बेस्ड, और यही दर्शाता है कि आप कितने मास्टर लेवल पे, कितने अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं। तो ये था दूसरा एक अलग तरीके का इंट्रोडक्शन,
और ऐसा कई तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि जब वो देगा कि किसी रीसेंट जजमेंट के प्रकाश में आप इन चीज़ों को बताइए, या फिर कोई क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए आज सोशल मीडिया का जो इस तरह से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आता है, उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो उसका परिचय लिखेंगे तो उसके अंदर कोई घटना, रिसेंट समय के जो अंदर में जो बदलाव हो रहा है करंट अफेयर में, उसी चीज़ को आपको वहाँ पे लिखना होगा। कोई जजमेंट लिखना होगा कि इन द रिसेंट जजमेंट, वो तो खैर इंग्लिश में हो गया, कि हाल ही में आए जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके अंदर ऐसा कहा गया था, ठीक है, या हाल ही में हुए जो भी यहाँ कंट्रोवर्सी हुई उसके अंदर में ये चीज़ें निकल करके सामने आई बाहर। तो चलिए वो एक्सरसाइज के फॉर्म में मैं दूंगा कि आप उसमें डिसाइड करिए कैसा इंट्रो लिखा जाना चाहिए, है ना। एनीवे, तो अभी तक हमने देखा 3-4 तरह का इंट्रो, जिसमें ये था करंट अफेयर बेस्ड इंट्रो भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्या है, उद्धरण आधारित परिचय, कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। ये कहाँ करना चाहिए, ये उस तरह के क्वेश्चन करना चाहिए जिस क्वेश्चन में कुछ डिबेट या जिस क्वेश्चन में कुछ एनालिटिकल विश्लेषण आता हो, जैसे यहाँ पे देखिए, और वहाँ स्कोप भी होना चाहिए, क्योंकि कोट लिखने का मतलब है ना, वो एकदम धार देता है आंसर को, एकदम मतलब जैसे लगता है कि जहां आप फेंकना चाह रहे थे, अपना निशाना लगाना चाहते हैं, एग्जैक्टली उसी जगह पे एक कटाक्ष करते हुए निशाना लगता है वो। तो कोटेशन बहुत ज़बरदस्त वेपन है मार्क्स लेने का, लेकिन उसको सही जगह यूज़ करना चाहिए। तो जब भी डिबेट जैसा कोई विषय हो, एनालिटिकल तरह का कोई विषय हो, क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, और वहाँ जगह होना चाहिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ एक्सप्रेशन, सॉरी इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूं क्योंकि हमारा आज सेंटर है हिंदी। सतत विकास अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ है। यह पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा है, और इस कथन की व्याख्या करें। एक कथन भी दिया है कि राज्यों की हरित जीडीपी, ग्रीन जीडीपी का मापन केंद्र शुरू करेगा। मतलब इस क्वेश्चन को ही बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, कई क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। एनालिसिस मतलब तोड़ना, कि पहले तो सतत विकास के बारे में आपको पता है कि नहीं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा कि ये कैसे एसोसिएटेड है एनवायरनमेंट से, मतलब ये पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, दूसरा चीज़ है इसके अंदर। और तीसरा चीज़ ये है कि ये कथन एक दिया हुआ है, इस कथन को आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए, इलेबोरेट कर दीजिए। अब 3 सेगमेंट दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में क्या तीनों लिखेंगे, नहीं, इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे लिखना होगा कि सस्टेनेबिलिटी को आप अच्छे से समझते हैं। और वो कैसे समझते हैं, तो देखिए कोट ये है कि हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते, बल्कि इसे अपने आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। ये एक कोट है, ये पढ़ते ही एग्जामिनर के मन में इतना ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आएगा कि वाह क्या लिखा है इसके अंदर, और यही फीलिंग हम लोग को कराना है। अब सोचिए कि जो बच्चा या जो व्यक्ति अपने आंसर में इस तरह का कोई कोट लिखेगा तो कितना इंटरेस्टिंग बनाएगा अपने आंसर को। क्योंकि पढ़ने वाला क्या है कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है, एक तो आप कुछ भी आंसर में लिख दीजिएगा, उसको खुशी नहीं होने वाला, क्योंकि अपने ज़माने में वो एक से बढ़ के एक कंटेंट पढ़ चुका होता है, तो उसको क्या खुशी होगा। क्योंकि प्रोफेसर है, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो बहुत अच्छा बुक्स पढ़े होते हैं, बहुत अच्छा जर्नल पढ़ चुके होते हैं। अब उसमें चैलेंज ये है कि आप बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको ज्ञान भी तो कोई बहुत बड़ा नहीं है ना, किसी को ज्ञान नहीं है इतना बड़ा, ये तो 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो अपने लिमिटेड ज्ञान के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट कैसे लिखा जाए, वही चैलेंज है। तो जब आप इस तरह का कोई कोट लिखते हैं तो इंटरेस्ट वो बढ़ाता है। अब कोट के बाद क्या लिखा है कि यही सतत विकास की मूल अवधारणा भी है, जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 से प्रमुखता से उभरी। अब ये सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट आया हुआ है, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 से आया हुआ है। देखिए जब आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो कई तरीके का चीज़ दिखेगा, जैसे 1972 का यहाँ पे स्टॉकहोम का डिक्लेरेशन, ये स्टॉकहोम का कन्वेंशन नहीं है, डिक्लेरेशन है। इसके अंदर 28-30 पॉइंट ऐसा था जो डिस्कस हुआ था, और पूरी दुनिया ने उसको अपने अपने घर जाकर के पालन किया। इसमें लिखा था कि जैसे मान लीजिए एपार्थाइड खत्म होना चाहिए, जैसे रंग भेद जो है खत्म होना चाहिए। उसी तरह ये लिखा था कि हमको पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमको पानी को बचाना चाहिए, हमको और भी हवा को बचाना चाहिए। तो भारत में भी जब इतने सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट वो सब इसी ज़माने का है, एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट वो सब कुछ है, CPC भी इसी टाइम पे बना है। तो वो सब 1972 से शुरू हुआ, और 1987 में जा करके आता है कंसेप्ट सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ना, है ना।
तो इसीलिए ये यहाँ दिया है कि ये जो ब्रेंटलैंड का रिपोर्ट था वो प्रमुख था। यह अवधारणा वर्तमान आर्थिक विकास और भविष्य के पर्यावरण संरक्षण के मध्यम संतुलन पर जोर देती है और इसी क्रम में भारत सहित वैश्विक सरकारें जीडीपी के अतिरिक्त हरित जीडीपी जैसे नए मापदंडों को अपना रही हैं बेसिकली। तो आपको यहाँ देखिए तीनों कवर हो गया, जो भी आपका पूरा क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन का कंटेक्स्ट मिलता है इस जगह से। तो आपको इंट्रो ऐसा लिखना है कि वो जो तीनों सेगमेंट है उसका कुछ ना कुछ यहाँ मेंशन हो जाना चाहिए। इसको हम लोग कहते थे जब एनालिसिस होता है तो एक के लिए हम लोग कोट लिख लिए, मतलब एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने कोट लिखा और बाकी जो चीज़ें लिखा वो इसके आगे के लिए लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरीके का इंट्रोडक्शन है जो हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बेस्ड इंट्रोडक्शन, ये भी किया जा सकता है क्वेश्चन में। ये कब होता है? जब एथिकल, फिलोसॉफिकल या कोई सोच को जन थॉट प्रोवोकिंग, जैसे दार्शनिक है या सोच उत्पन्न करने वाला कोई विषय है, तो वहाँ पर आप शुरुआत में ही एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट इन ए डेमोक्रेसी, क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः निरंकुश होनी चाहिए? अब ये सोच को प्रभावित करती है, सोच को सोचने पे मजबूर करती है। तो जब इसका आप आंसर लिखिए तो एक क्वेश्चन के साथ लिखिए। देखिए कैसे उसका इंट्रो लिखा हुआ है। क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि क्या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की मर्यादाओं से ऊपर हो सकती है? ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछने से क्या हुआ, एक इंटरेस्ट बना कि अब आगे बच्चा क्या लिखा है। और आप खुद सोच समझ के देख सकते हैं कि अगर आपको ये सारा कुछ नहीं पता हो तो आपका आंसर कितना बेसिक लेवल का होगा। और जब पता है, अगर आपने इस तरह का आंसर एक क्वेश्चन से शुरू किया तो कितना मज़ा आएगा उस आंसर को लिखने में, है ना। मतलब आपका सोच का ही एक लेवल बहुत अलग किस्म का हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुरू से हम लोग ये सब प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के हम लोग को गाना आएगा, सारेगामापा आएगा, है ना। और ये सारेगामापा ही है उसका, इसको हमको प्रैक्टिस करना है कि एक ऐसा सवाल आया जिसपे हम एनालिटिकल तरीके का लिख रहे हैं, जिसमें हम कंटेक्स्ट लिख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, क्वेश्चन भी डाल करके इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तब जाकर के बात हम लोगों का बनेगा। अब अगला देखते हैं, अगले टाइप का इंट्रोडक्शन आप कैसा लिख सकते हैं। अब देखिए, आंकड़ा आधारित परिचय एक ऐसा भी इंट्रोडक्शन हो सकता है जहां पर आप कुछ आंकड़ा लिख करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे देखिए वो कैसा क्वेश्चन होगा, जब भी क्वेश्चन में सब्सटेंशिएट करना, सपोर्ट करना आर्गुमेंट को या प्रूफ करना, मतलब जब भी आपको कोई भी एक आर्गुमेंट है उसको प्रूव करना होगा, तब आपको आंकड़ा वाला इंट्रोडक्शन लिखना होगा। क्योंकि आप बचपन से ये जानते हैं कि जब हमें कोई चीज़ साबित करना होता है तो आंकड़े से साबित कर सकते हैं वो, क्योंकि बातों से या फिर फिलोसॉफिकल डायलॉग से साबित नहीं हो सकता है कोई भी चीज़। साबित होगा अगर कोई कह देगा कि हमारे देश में जो न्याय है, न्याय होता ही नहीं है और जेपीएससी सबसे भ्रष्ट है, अगर कोई कह देगा तो उसको साबित करने के लिए बताना पड़ेगा कि हाँ भाई 25 साल में जो 20 बार एग्जाम या 23 बार एग्जाम हुआ, सब में कुछ ना कुछ झोल किया इन लोगों ने। तो इसीलिए भारत का सबसे भ्रष्ट कोई अगर स्टेट पीसीएस है तो जेपीएससी है ना। और अगर कोई मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलना हो तो हमारे देश में न्याय व्यवस्था न्याय कुछ है नहीं हमारे देश में। जस्टिस डिलेड इज डिनाइड, मतलब जस्टिस होता है बहुत लेट से होता है, इसका मतलब ही ये है कि न्याय मिलता नहीं है किसी को। तो उसको प्रूव करने के लिए, आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए आप क्या करिएगा, आप बताइएगा कि हाँ भाई 5 करोड़ केस पेंडिंग है और ये 5 करोड़ केस को खत्म करते करते हालत खराब हो जाएगा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इसमें से इतने लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल, जितने लोग हैं जिनका ट्रायल चल रहा है फिर भी वो जेल में है, वैसे लोगों का संख्या 60% है। तो आप सोच के देख सकते हैं। और हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, कि एक ऐसा आदमी जिसने हत्या किया ही नहीं था, सिर्फ सजा ही काट रहा है बिना मतलब का, क्योंकि उसका जजमेंट नहीं आ रहा है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो आपको अपना बात कुछ भी बोल सकते हैं आप, डेमोक्रेसी है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, बोल कुछ भी दीजिएगा, लेकिन सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा आपको। और सब्सटेंशिएट करने के लिए आंकड़ा लगता है, डेटा लगता है। तो डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन कब होता है, जब आपको कुछ सब्सटेंशिएट या अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप सहमत, ये जेपीएससी फिर से वही 7 to 10 का क्वेश्चन, क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है? उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। अब देखिए यहां जो क्वेश्चन आया है, देखिए हमारा आंसर राइटिंग में एक सेगमेंट है उसके टेल एंडर्स को बताना
कि जब ऐसा कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहाँ कंटेंट में क्या लिखना चाहिए, मेन बॉडी में क्या लिखना चाहिए, वो हमारा आज का मामला नहीं है, तो वो तो मैं आगे किसी क्लास में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या किया है कि पहले ही आपको एक दे दिया है कंटेंट, मतलब एक स्टेटमेंट पहले ही दे दिया है आपको, अब उसी को आपको प्रूफ करना होगा। ये नहीं कि अपना हाँ डिसएग्री हो सकते हैं, सहमत असहमत हो सकते हैं, वो अपना, लेकिन एक कंटेंट दे दिया है पहले ही। तो हमें क्या है आंसर में, देखिए क्या लिखे है कि सबसे पहले ये दिया है कि डू यू एग्री दैट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया हैव लेड टू गुड गवर्नेंस। मतलब जो हमारे यहाँ व्यवस्था है ना एग्जिस्टिंग, कि हमारे यहाँ संसद है, हमारे यहाँ जुडिशियरी है, हमारे यहाँ और जो भी इंस्टीट्यूशंस है, उनके होने से अच्छा गवर्नेंस होता है कि नहीं हमारे देश में, ये क्वेश्चन है और आपको बताना है। तो अगर आप पहले ही मान लीजिए असहमत हैं तो आप ऐसा कुछ लिखेंगे कि भाई वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85 है और सुशासन सूचकांक में एकदम मीडियोकर पोजीशन है, मतलब मध्यगत। अगर मान लीजिए नहीं याद आ रहा है आपको कि नंबर कितना नंबर पे है तो मध्यगत बोलिए। कोई मान लीजिए किसी जगह का सर्वे नहीं है प्रॉपर तरीके से तो आप ऐसे बोलिए कि बहुत मीडियोकर परफॉर्मेंस है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके गवर्नेंस में सब में जब बेसिक आपका परफॉर्मेंस है तो कहाँ से अच्छा हुआ, ये सुशासन कहाँ से लागू हुआ। तो ऐसा ढांचा दे करके ऐसा डेटा दे करके आपको पहले ही इसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा शुरू से ही। या मान लीजिए कुछ और भी क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है, वैसे तो ये यूपीएससी में ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि यूपीएससी में लगभग सारे आंसर में सबसे पहले डेटा ही लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ना। उसमें क्वेश्चन आया था कि जो मिडाइवल टेम्पल स्कल्पचर्स हैं, मतलब मध्यकालीन भारत के अंदर जो मंदिरों में जो स्कल्पचर लगा हुआ है, उससे उस समय का सामाजिक दृष्टिकोण पे कैसे हम लोग या सामाजिक चीज़ें कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मिडाइवल टेम्पल स्कल्पचर जो है, मध्यकालीन जो टेम्पल के अंदर जो स्थापत्य कला है, जो उसके अंदर मूर्ति कला बना हुआ है, उससे कैसे पता चलेगा समाज के बारे में। तो उसका इंट्रोडक्शन जो हम लोग को लिखना पड़ेगा, बॉडी भले हम कुछ भी लिख दें कि बॉडी में ये लिख दें कि हाँ उसके मूर्ति में जो हेयर स्टाइल बना हुआ है उसको देख के हमको पता चलता है कि कैसा हेयर स्टाइल होता है, पोशाक कैसा पहनते थे, या मूर्ति में जो एक्टिविटी करता हुआ दिखाया गया उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि उस समय वो लोग एम्यूजमेंट के लिए, मतलब खेलकूद के लिए क्या करते थे, शादी ब्याह कैसे होता था, समाज के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। लेकिन वो बॉडी का पार्ट है। इंट्रो क्या लिखेंगे, इंट्रो में सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि हाँ हमको मिडाइवल टेम्पल स्कल्पचर कहाँ कहाँ है वो तो पहले पता है ना। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, वहाँ पे हम्पी का उदाहरण देंगे, इसके अंदर हम लोग वहाँ हैलेबिद का उदाहरण देंगे कि वहाँ का जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके अंदर, कर्नाटक के अंदर, उसके अंदर ये सब स्कल्पचर पाया जाता है। उसके लिए हम लोग जो यहाँ लक्ष्मण टेम्पल है मध्य प्रदेश का उसका उदाहरण देंगे, खजुराहो के टेम्पल का उदाहरण देंगे कि हाँ उसके अंदर जो स्थापत्य कला है उससे हम वाकिफ़ है। उसको कहते हैं सब्सटैंशिएट करना किसी भी चीज़ को, मतलब जो आप कह रहे हैं उसको प्रूव कर देना एग्जाम्पल के साथ, आंकड़े के साथ। ठीक है, तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर। अगला इंट्रोडक्शन भी एक चीज़ है, कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब दो चीज़ों को कंपेयर करना, तो ये वैसे क्वेश्चन में होता है जहाँ पर आपको किसी भी नीतियों, संस्थाओं या प्रशासनिक ढांचों की तुलना करनी होती है। मतलब जब दो ढांचा दे दिया गया है उन दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन करना। जैसे क्वेश्चन है 7 to 10 का कि विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन पूछ दिया डिफरेंशिएट, तो अब क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन में ही आपको एक बैकग्राउंड सेट करना होगा, डिफरेंशिएट वहीं बताना होगा। इंट्रोडक्शन कैसा लिखा है इसका कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के दो ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो एक दूसरे से जुड़ते हुए भी भिन्न उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं। क्योंकि बेसिकली ये एक ही सिक्के का दो पहलू है, एक ही चीज लिखा हुआ है कि विकास प्रशासन मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये एक ही सिक्के का दो पहलू है, मतलब दोनों जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी दोनों के अंदर कुछ अंतर है। क्वेश्चन बना है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, है ना, कि एक दूसरे से जुड़ते हुए भी विभिन्न उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं। जहां विकास प्रशासन का फोकस किन चीज़ों पे है, फोकस नहीं लिखना चाहिए था, आप इसके जगह पे कुछ और ध्यान या इस तरह का कोई वर्ड लिखें, प्रॉपर हिंदी वर्ड, क्योंकि ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए इंग्लिश का वोकैबुलरी। इंग्लिश वर्ड तो लिखना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर किसी चीज़ का असंभव हो चुके, जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश वर्ड है, जैसे आपको याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि वहाँ पे
अगर ज्योग्राफी में कुछ पूछ दिया कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, उसका मान लीजिए आंसर में जरूरत पड़ रहा है आपको, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। अब इसके लिए हिंदी में कहाँ से वर्ड आप लाइएगा जाकर के, तो हिंदी नहीं लिख पाएंगे, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि इंग्लिश वाला वर्ड लिख देंगे, आप इसको लिखिए हिंदी में ही ये वर्ड थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, और उसमें थोड़ा सा अगर स्पेलिंग इधर उधर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी लिखना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की दुनिया में अगर आप हिंदी लिख रहे हैं उसके अंदर ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इंग्लिश वाला, तो उसको अनआइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट मान करके आपका उत्तर काटा जा सकता है ना। और अगर आप मान लीजिए यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के एग्जाम लिख रहे हैं और वहां कोई हिंदी वर्ड, हिंदी श्लोक लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो उसको भी अनआइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट डाल करके काटा जा सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका कॉपी कौन साउथ इंडियन चेक कर रहा होगा, उसको हिंदी नहीं आता होगा, तो वो काट देगा वहां पर। तो आपको कोशिश करना है कि स्क्रिप्ट जो है देवनागरी ही लिखना है अगर हिंदी लिख रहे हैं तो, और इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश ही लिखिए। एनीवे, तो विकास, प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के बीच में अंतर, तो अंतर बताते हुए ही आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा, थोड़ा सा मैच्योर इंट्रोडक्शन, है ना। और भी कई तरह का इंट्रोडक्शन हो सकता है, अब देखते हैं। चलिए, और तो उस तरह का नहीं है, उसी का कोई वेरिएशन हो सकता है, या फिर मान लीजिए आप एक ही जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग टाइप का इंट्रो, या दो टाइप का इंट्रो, जैसे डेफिनेशन लिख दिए और कंटेक्स्ट लिख दिए एक ही इंट्रो में, ये भी बड़ी चीज नहीं। आखिरी में मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या सीखा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, उसका आप बताइए कैसा इंट्रो लिखना चाहिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस मैच्योरिटी से हमने पढ़ा उसी तरह का कोई आंसर इसका बोलने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अलग नज़र से देखेंगे जब ये क्लास आप कर चुके हैं तब। क्वेश्चन ये है कि गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यक्षात्मक शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जैसा ही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम व्यवस्था की ओर ले जा रही है, विश्लेषण करें। क्वेश्चन यही है कि इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एन एरा ऑफ बाई पार्टी लेड कोलिशन सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। एनालाइज। सवाल मैं समझा दे रहा हूं सिंपल, कि भारत में जब एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है, विपक्ष जब उतना मजबूत नहीं है, तो क्या ये एक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो कि अमेरिका में लगा हुआ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सोच के बताएंगे कि यहाँ कैसा इंट्रो हमको लिखा जाना चाहिए, सोच के बताइए। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब आप सीख लिए तो अब यहां आपको डिसाइड करना है। यहां आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, सोचना है मन में कि क्या हम डिफिनेशन लिखें, है ना। अब आपको मन में सोचना है कि हम यहां क्या डिफिनेशन लिखें तो हमारा अच्छा होगा, क्या कंटेक्चुअल लिखें या कैसा लिखें इंट्रोडक्शन, अब ये सोचना है। पहले होता ना, अगर मान लीजिए आप ये सब आपको सिखाया नहीं जाएगा तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप कुछ भी लिख के चले आएंगे कि क्या लिखे वही समझ में नहीं आ रहा है। अब हाँ, अब जब आपको पता है कि अलग अलग टाइप का इंट्रो होता है और अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उसमें अब आप सोचेंगे एक्सपर्ट की तरह कि क्या हम लोग इसके अंदर डेफिनेशन जो है थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड लिखें, क्या हम लोग कंटेक्चुअल लिखें, क्या हम लोग बैकग्राउंड वाला लिखें, कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये अंतर हो जाता है एक एक्सपर्ट के साथ जो कि प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ क्लास ले करके अपना काम कर रहा है, और दूसरा जो बाहर में कहीं सीख रहा होगा अपने से। तो हम ये सोचेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि चलिए मेरे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, हम दोनों मिला करके कुछ लिख लेते हैं कि चलो डेफिनेशन वाला भी लिख दें कि पहले समझा दें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, और फिर उसमें कंटेक्स्ट भी दे देंगे, अमेरिका से तुलना कर देंगे या फिर भारत में अभी क्या हो रहा है उससे तुलना कर देंगे। ये सब करंट बेस्ड भी क्वेश्चन है भारत में। खैर ये करंट होगा उस समय का क्वेश्चन, अभी तो नहीं है करंट का मामला, क्योंकि ये बहुत दिन से ये सब चीज़ें चल रही है। इसका मामला ये है कि देखिए आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में उन्हें लिख सकते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र, उसके अंदर कैसा व्यवस्था है अभी, आप बताइए सोच के, कैसा सिस्टम है अभी। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो संसदीय व्यवस्था है। तो
तो आपको पहले डिफाइन कर देना है कि भारतीय लोकतंत्र क्या है अभी तत्काल में। तो भारतीय लोकतंत्र अभी जो है एक संसदीय व्यवस्था पे चलती है, एक संसदीय शासन व्यवस्था पर प्रणाली पर आधारित है, शासन प्रणाली पर आधारित है या चलती है। आधारित है। यह हो गया इंट्रोडक्शन लिखना हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला चीज हमने बताया एनालाइज करके, एनालिसिस भी है इसमें अंदर, कि पहले हम लोग बता देते हैं कि भाई ये भारत में कैसा व्यवस्था है। अब आगे क्या कर सकते हैं आप बताइए। इंडिया में हम लोग जब वोट देते हैं, हम लोग जब इलेक्शन में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, संसद को चुनते हैं, है ना, सांसद चुनते हैं। कि जैसे मान लीजिए 545 लोग हैं चुनाव में, इसको ही हम खाली चुनते हैं, हम लोग उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी को नहीं चुनते हैं। अमेरिका में जो चुनाव होता है ना, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब राष्ट्रपति और उसके जितने सहयोगी लोग होंगे उनका चुनाव अलग से होता है, एग्जीक्यूटिव भी चुना जाता है वहां पे। संसद एग्जीक्यूटिव दोनों को चुनते हैं अलग अलग। अब हमारे यहाँ क्या किया गया कि हम तो खाली संसद को चुने, और इस संसद में से ही लगभग 150-55 लोग निकल करके सरकार बना देते हैं। मतलब जो यहाँ हमारे यहाँ विधायिका है संसद, और एग्जीक्यूटिव जो है वो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का पार्ट है, उसी से निकला हुआ है। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा उत्तरदायी होता है विधायिका के लिए। मतलब चलिए क्या लिख रहे थे हम लोग कि भारतीय लोकतंत्र एक संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है जिसके अंदर कार्यपालिका विधायिका को, कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के लिए, उत्तरदायी होती है विधायिका के लिए। लेकिन हाल के टाइम में, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा हुआ है हाल के समय में, कि हाल के समय में ऐसा हुआ क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए ये एक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था मतलब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लगता है। उसके बाद अध्यक्षात्मक कैसा होता है तो वो भी एक लाइन में बता देंगे कि इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है, उसका भी चुनाव होता है, और कार्यपालिका के जो चीफ होते हैं अपने मर्जी से बिना चुने हुए सांसदों को भी अपने पार्टी में, वो अपने सरकार में शामिल। जैसे एलोन मस्क का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में वो भी पार्टिसिपेंट है, उसके बाकी जितने सहयोगी हैं उसको वो अपने हिसाब से चुन सकता है, बिकॉज वो जो है आंसरेबल नहीं है संसद के लिए। इम्पीचमेंट संसद से ही होता है लेकिन वो आंसरेबल नहीं है। तो ये करके आप उसका एक इंट्रो लिख सकते हैं। तो आप घर पे जाइए और सोचिए कितने टाइप का इसका इंट्रो लिखा सकता है, 10 तरह का इंट्रो लिख करके लाइए और उसको एनालाइज कीजिए, कौन ज़्यादा अच्छा लगा, कौन ज़्यादा सही था, किस में। अब इसी में इवैल्यूएट किया जाएगा कि 5 से 6 नंबर मैक्सिमम है, कितना नंबर दिया जाना चाहिए। तो आपने अगर आलतू फालतू इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पे 1 नंबर दे देगा, और यहाँ अगर अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो आपको 2.5 मिलेगा, 3.5 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। यही अंतर है आंसर राइटिंग सीख करके जाने में और बिना सीखे हुए एग्जाम देने में। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्यान कीजिए। अब देखिए उस समय भी ये क्वेश्चन 2021 में भी जब ये हुआ होगा तो उस समय भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और अभी भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी जो यहाँ पर बहुत तरह का सोशल मीडिया पे जो बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के कई तरह का अरेस्ट होता है, कई तरह का वारंट निकलता है कॉमेडियंस के लिए, उसको लेकर के फिर से ये करंट अफेयर में फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है, टॉपिक है ना। तो उसमें भी क्या लिख सकते हैं कि भाई ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) जो अभिव्यक्ति के आज़ादी के लिए है वो एक संविधान की आत्मा है। फिर से डिफिनेशन बेस्ड है ना, कि डिफिनेशन बताए और कंटेक्स्ट क्या है उसमें भी बताए, दोनों हम लोग कुछ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि सीख लिए। तो डेफिनेशन बता देंगे, फिर उसका कंटेक्स्ट लिख देंगे, किस कंटेक्स्ट में वो पूछा जा रहा है। वो किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, उभरती हुई जो अभी जो हमारे यहाँ क्रिटिकली डिफाइन द इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी जो चीज़ें चली जा रही है उस कंटेक्स्ट में वो पूछ रहा है। तो आप वहाँ बताइए कि ये तो आत्मा है और उस कंटेक्स्ट में इसका साथ क्या क्या हनन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, चलिए और कोई डाउट है तो आप पूछिए।